ऑल राइट, सो गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग विवेक, रवि, विनोद, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मज़े में। तो आज एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो एक टॉपिक बचा था हड़प्पा का, दो टॉपिक बचे थे। एक उसका पॉटरी, उसका हम कह सकते हैं ट्रेड क्या चल रहा था। फिर उसके बाद लास्ट में उसका एक टॉपिक है डिक्लाइन क्यों हुआ हड़प्पा का, और एक है पोस्ट हड़प्पा। तो इनको हम अपने फाउंडेशन के हिसाब से, बेसिक्स के हिसाब से अभी कवर करेंगे, ठीक है? तो तीन टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। एक तो ये कि हड़प्पा का क्या क्या, उनका ट्रेड कैसे चल रहा था, उनका क्राफ्ट क्या चल रहा था, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, ये सब बातें जानेंगे। दूसरी बात, जब पोस्ट हड़प्पा फेज आता है तब उसमें कैसे चीजें चल रही थी। और तीसरी बात कि उनका डिक्लाइन कैसे होता है, ठीक है? ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, आज समय को थोड़ा सा बचाते हुए हम लोग अपने इस टेलीग्राम सेशन में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो हड़प्पा का क्राफ्ट, उसकी पॉटरी एटसेट्रा में सब चीजें आ गई। फिर हम लोग आर्यंस के एडवेंट को देखेंगे, कैसे आर्यंस भारत आते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कवर करेंगे। आर एस शर्मा एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर आपका दो पार्ट्स में दिया गया है, यानी कि आई थिंक आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का आप लोग रेफर कर रहे हैं। तो एक चैप्टर है ऋग्वेदिक पीरियड का और एक चैप्टर लेटर वैदिक पीरियड का। लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि दोनों ही चीजें एक साथ चलेंगी, ताकि आपका कंपैरिजन जो है बढ़िया से होता चला जाए। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए दोस्तों आज के इस सेशन को। तो देखिए, पहली चीज जो हड़प्पा को लेकर हमें कवर करनी है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले के 10-15 मिनट हम लोग हड़प्पा के किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। एक पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे हड़प्पा का, वो है कि भाई क्या क्या यहाँ पर क्राफ्ट जो है वो चल रहा था, कैसी यहाँ पर पॉटरी चल रही थी, कैसी यहाँ पर पॉटरी चल रही थी, राइट? और कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था, एनिमल डोमेस्टिकेशन किन किन का हो रहा था, ये चीज यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे। दूसरी बात जो हमको पढ़नी है वो ये कि भाई पोस्ट हड़प्पा फेज, पोस्ट हड़प्पा फेज से पहले हम कह सकते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पा का, यानी कि इंडस वैली, हड़प्पा की बात जब कर रहे हैं तो व्हाट आई मीन इज हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, राइट? हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और फिर उसके बाद हम लोग एक चीज और है, दैट इज डिस्कस, दैट इज पोस्ट हड़प्पा। पोस्ट हड़प्पा, ठीक है? यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एटसेट्रा कर दीजिए, क्योंकि और भी चीजें हैं, जैसे वेट्स एंड मेजर्स, ये क्या चल रहा था, वेट्स कैसे नापा जाता था। एग्रीकल्चर भी एक पार्ट है, ठीक है? वो भी हम लोग इसी में देखेंगे। तो एक बड़ा सा पोर्शन है, बड़ा मतलब इनके पॉइंटर्स को यहाँ पर लिखेंगे, बेसिक बेसिक बातें अपने हम लोग फाउंडेशन के हिसाब से। मेरी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ योगेश, लोथल को भी माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, इट इज रिफर्ड टू दैट। ठीक है योगेश, ठीक है। तो आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? मोहन जोदड़ो इज ऑल्सो अ माउंट ऑफ द डेड। सर यू सेड लोथल इज डेड माउंट, हाँ तो क्या हुआ बताओ इसके आगे। नमस्ते। मोहन जोदड़ो इज अ डेड माउंट, लोथल को भी कहा जाता है, प्लीज। ठीक है? हाँ तो मैंने बोला था, कब मैंने कहा कि मोहन जोदड़ो को भी माउंट ऑफ द डेड बोला था और लोथल को भी कहा था। ठीक है? कई जगह आपको मिलेगा, कई जगह फैक्ट नहीं मिलेगा, तो ठीक है अपन ने लिख लिया, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है ना? क्लियर है? आवाज बढ़वा दें? वॉइस क्रैकिंग बता रहे हैं यार लोग। हाँ, साउंड को थोड़ा सा बढ़ा दो, गेन कर दो। काली बैंगन हमने कर दिया था बेटा, काली बैंगन, काली बैंगल्स मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, हमने प्लाऊ फील्ड वहां देखा था, वो सब चीजें कवर हो गई थी, है ना? देखो, मेरी थोड़ी आवाज में वो है, ठीक है, इसलिए क्रैक कर रही होगी। चलिए आइए,
नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम लोग यहां पर आते हैं और एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, हम हेडिंग डाल दीजिए कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। आइए, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन किया जा रहा था, तो प्लीज गिव द हेडिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हेडिंग डाल दीजिएगा डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। आइए देखें जरा कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हड़प्पा के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहां पर कर रहे थे, ठीक है। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए तो पहला पॉइंट है, जैसे यहां पर हमको ऑक्सन के बारे में पता था, ये जानवर मिलता है हमको। बफलो, बफलो वॉज नोन, ध्यान रखिएगा, बफलो वॉज नोन। गोट इज नोन, गोट इज नोन। शीप इज नोन, ठीक है, शीप इज नोन। एंड देन यू विल फाइंड दैट पिग्स आर ऑल्सो नोन, पिग्स, ये भी यहां पर लोग जानते थे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, क्लियर है बेटा। हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही चीज है। इंडस वैली की सिविलाइजेशन में पहली साइट चूंकि हड़प्पा मिली थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो साइट तो बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है बेटा, साइट बहुत सारी हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। काजल सिंह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सील एंड सीलिंग? सील का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग ने देखा था कि हम लोग किसी एक मिट्टी के क्ले के ऊपर बनी हुई मोहर जो है वो बना छाप देंगे, तो वो सील एक हो गया, एक। लेकिन जो हम कई चीजों पे छाप रहे हैं, जहां जहां सामान हम भेज रहे हैं, दैट इज योर सीलिंग, दैट इज योर सीलिंग। सील तो एक हो गई जो हमने बनाई सील, लेकिन जब हम इसको बना बना के छाप रहे हैं मिट्टी पे और दूसरे दूसरे सामान को भेज रहे हैं, दैट इज योर सीलिंग, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। क्रिश यार हद है यार, क्रिश भाई को समझा दो भाई प्लीज, एनीवन, क्रिश को कोई समझा सकता है, समझा दे बेटा। क्रिश, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही, चूंकि उसकी इंडस वैली की पहली साइट हड़प्पा थी, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे आइए, दूसरा एनिमल जो हमको मिलता है, एक तो हमको पता है हम्प्ड बुल के बारे में, हम्प्ड बुल, ये भी हमको एनिमल के बारे में पता है कि इनका डोमेस्टिकेशन जो है यहां पर हुआ। फिर उसके बाद हमको पता है कि भाई हड़प्पा के लोग वो डॉग्स एंड कैट्स की इंफॉर्मेशन थी, डॉग्स एंड कैट्स जो है यहां पर ये लोग उसको डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहां के लोग जो है कैमल को जानते थे, कैमल, कैमल वॉज नोन, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहां के लोग जो है हड़प्पा के, वो एलिफेंट को जानते हैं, एलिफेंट वॉज नोन। राइनासिरोस वॉज नोन, राइनोसिरोस को भी अब यहां पर जो है लोग जान गए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है ना, प्लीज नोट करिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, इज नॉट हॉर्स सेंट्रिक, है ना। कह सकते हैं वी कैन से क्या, हॉर्स वॉज नॉट नोन, हॉर्स वॉज नॉट known to people of Indus Valley civilization, but some inconclusive, some, ऐसे आप लिख लो, इतना लंबा मत लिखो, ऐसे मत, ऐसे लिख लो उसको, आप ऐसे लिख लो, हॉर्स नॉट नोन, या फिर हॉर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट हॉर्स सेंट्रिक, नॉट हॉर्स सेंट्रिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी, यानी कि लोग हॉर्स को जानते, हम कह सकते नहीं जानते थे मोटे मोटे तौर पे, लेकिन कहीं एक आध जगह हमको हॉर्स का कुछ टेराकोटा का बना हुआ कोई टॉय मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि शायद लोग घोड़े के बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन सोसाइटी जो है वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, बात समझिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इट वॉज नॉट हॉर्स सेंट्रिक, मैंने ये नहीं कहा कि हॉर्स जानते ही नहीं थे, दे वर ब्लैंक अबाउट इट कि ये कुछ है भी, दे वर नॉट हॉर्स सेंट्रिक।
हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी नहीं थी ये, ठीक है। मतलब मीनिंग देयर बाय, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकंक्लूसिव प्रूफ फाउंड, कुछ इनकंक्लूसिव प्रूफ मिले हैं हमको घोड़े के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, जैसे हमें देखने को मिलता है लोथल में टेराकोटा क्लॉय मिला है। आप देखोगे लोथल में हमको हॉर्स का टेराकोटा क्लॉय, टेराकोटा टॉय हमको देखने को मिला है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। तो वी कैन से कि ठीक है, जानते होंगे बट इट वाज नॉट हॉर्स सेंट्रिक। ये बात समझ में आ गया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? यहां पॉइंट समझ में आया? कौन कौन से एनिमल्स हड़प्पा के लोग जान रहे हैं? ये इंडस वैली के लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज नॉट हॉर्स सेंट्रिक, यानी कि हॉर्स उनके मेन जानवरों में से नहीं है। हॉर्स इज नॉट द मेन एनिमल ऑफ द स्टोरी राइट नाउ, ठीक है ना। मेन एनिमल ऑफ द स्टोरी इज नॉट हॉर्स, मेन एनिमल ऑफ द स्टोरी इज नॉट हॉर्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेन एनिमल ऑफ द स्टोरी, मेन एनिमल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी पीरियड इज नॉट हॉर्स, एटलीस्ट नॉट हॉर्स। ये बात यहां पर हमको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल, भाई इनकंक्लूसिव प्रूफ है कि शायद घोड़ा एग्जिस्ट करता था। कैसे? अब आप देखोगे कि हमको यहां पर हड़प्पा में, लोथल में टेराकोटा के टॉय मिले हैं, घोड़े बने हुए। तो हम कह सकते हैं हाँ, कैसे बनाए होंगे घोड़े उन्होंने, इसका मतलब कुछ तो उनको पता होगा ना, तभी है, ठीक है। अब जैसे हॉर्स बोन है, हॉर्स बोन हमको जो है, आप देखोगे कि हमको रिमेन्स मिले हैं हॉर्स के सुरकोटड़ा में, बट दे आर नॉट वेरी कंक्लूसिव, ठीक है ना। ऐसी एक चीज और लिख लो आप, लोथल के साथ एक चीज और लिख लो कि यहां पर मैं इस चीज को लिखवा दे रहा हूं। जैसे ये लोथल हो गया, वैसे यहां लिखिए हम सुरकोटड़ा की बात करेंगे, सुरकोटड़ा। तो यहां पर हमको रिमेन्स मिले हैं, किसके रिमेन्स मिले हैं हमको? हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। बट अगेन ये बहुत ही क्या है, ये बहुत ही कंफर्म बात नहीं है। अगेन ये इनकंक्लूसिव है, ठीक है ना। ये हमने ऊपर लिख ही दिया है, ये बात इनकंक्लूसिव है। तो इस पॉइंट को प्लीज आप लोग सब लोग यहां पर इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनकंक्लूसिव प्रूफ फाउंड, किस बात के, कहां से? लोथल से और सुरकोटड़ा से। बात समझ में आ गई? इवन मोहनजोदड़ो से भी हमको सुपरफिशियल एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ, घोड़ा ये लोग जानते रहे होंगे, घोड़े को ये लोग जानते रहे होंगे। बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अभी यहां पर ये बात समझ में आ गई। चलिए अब प्लीज गिव द हेडिंग टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, क्या क्या टेक्नोलॉजी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे और क्या क्या क्राफ्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। क्या क्या टेक्नोलॉजी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे और क्या क्या क्राफ्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। देखिए पहला चीज तो हमको पता है कि साहब टेक्नोलॉजी के मामले में ब्रॉन्ज ये लोग जानते थे, है ना। कैसे? कि साहब खेतरी माइन से क्या हुआ था सर, खेतरी माइन से हमको क्या मिला था? हमको मिल गया था कॉपर, राइट, हमको मिल गया था कॉपर। और हमने देखा था कि भाई टिन जो है, टिन प्लस टिन ये लोग ले आए थे कहां से? टिन ले आए थे फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान। तो पहला चीज हो गया कि ये लोग ब्रॉन्ज को बनाना जानते थे, दैट वाज द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, दैट वाज द टेक्नोलॉजी। क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? बात समझ में आ गई है? थोड़ा सा बोल रहे हैं बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। काउ, यस, काउ वाज नोन, कह सकते हैं काउ वाज नोन। इफ यू सी बफलो इज देयर, ऑक्सन इज देयर, है ना, ऑक्सन इज द मेल पार्ट, राइट, काउ का मेल पार्ट इज ऑक्सन, तो ऑक्सन इज देयर, बफलो इज देयर, गोट, शीप, ये सब एनिमल्स यहाँ पर हैं। सो इट इज नोन, है ना, ये कह सकते हैं कि इट वाज नोन, ठीक है, इट वाज नोन, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप लिख सकते हो स्पिंडल होल्स, स्पिंडल होल्स। अब इससे क्या होता था? स्पिंडल होल से ये वीविंग करने के काम आता था। ये क्या होता था? वीविंग करने के काम आता था। बेटा अगर राइनासोरस नहीं पता है तो गूगल करिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप कल को पूछोगे सर व्हाट इज डॉग, व्हाट इज कैट,
तो मैं बन के थोड़ी दिखा पाऊंगा राइनासोरस आपको। अब पूछते डॉग पूछते तो वो भी बोलता है बेटा जो जानवर भाऊ 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 करे वो डॉग हो गया, जो म्याऊं 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 करे वो कैट हो गया। अब यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, राइनासोरस नहीं जानते हो, तो फिर भाई अब गैंडा नहीं जानते हो तो अब क्या जानोगे, गैंडा नहीं जान रहे हो। तो बेटा ये जो होता है ना स्पिंडल होल्स, ये वीविंग के लिए काम आता था, वीविंग, वीविंग क्लॉथ। क्लियर है भाई लोग? ठीक है, वीविंग क्लॉथ। नेक्स्ट, अगला देखिए, ठीक है ना। सर एट सुरकोटड़ा विच हॉर्स रिमेन्स आर फाउंड, विच हॉर्स रिमेन्स है बस। अब कौन सा घोड़ा ये जो नहीं पता भाई, सफेद था कि काला था ये नहीं कह सकते भैया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिक लेइंग, एक इंपॉर्टेंट यहां पर काम माना जाता था, ब्रिक लेइंग। यार ये कभी कभी रुक रहा है, लैग कर रहा है, ये देखो लैग, इंटरनेट लैग कर रहा है। ठीक है, ब्रिक लेइंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक्टिविटी मानी जाती थी, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या क्या टेक्नोलॉजी में ये लोग कर रहे थे। बोट मेकिंग एक इंपॉर्टेंट काम था, बोट मेकिंग भी किया करते थे ये लोग, ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर रहे थे ये लोग, दैट इज बीड मेकिंग, मालाएं बनाते थे, है ना, बीड मेकिंग करते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम हो गया इनका, दैट वाज द क्राफ्ट ऑफ दैट पीरियड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पॉटरी भी किया करते थे, पॉटरी, पॉटरी भी किया करते हैं, यानी कि बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ के लोग गोल्ड स्मिथ भी हुआ करते थे, गोल्ड स्मिथ भी हुआ करते थे, प्लीज नोट किया जाए, गोल्ड स्मिथ भी हुआ करते थे। और ये लोग ज्वेलरी बनाते थे, ज्वेलरी, ये लोग ज्वेलरी बना रहे थे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लोग ज्वेलरी बना रहे थे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर पूछा जाए कि भाई हड़प्पा के टाइम पे कौन कौन सी यहाँ पर टेक्नोलॉजी या कौन कौन से यहाँ पर क्राफ्ट जो है वो मिल रहे हैं, तो वो आपको ये सब चीजें मिल रही है। ठीक है ना सर, हॉर्स रिमेन इज सील और व्हाट सर जी, हॉर्स का रिमेन, बेटा हॉर्स का रिमेन इज, हॉर्स रिमेन का मतलब होता है कि जब कोई घोड़ा मर गया तो जो इसके अवशेष मिले हैं, हड्डी या जो चीजें, उसको बोल रहे हैं हॉर्स रिमेन। मीनिंग ऑफ ब्रिक लेइंग, अरमानदीप सिंह, ब्रिक लेइंग का मतलब होता है जब घर बनाते हो तो घर में दीवार में क्या करते हो, ईंटें रखते हो ना, तभी तो दीवार बनती है। तो ब्रिक लेइंग, दीवारों की चुनाई करना, ये सब एक इंपॉर्टेंट काम होता था उस वक्त के लिए। बात समझ में आ रहा है? बीड का मतलब होता है रूबी, माला, माला। ठीक है सर, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान क्या है, नैना कुमारी, अफगानिस्तान से इंडस वैली के लोग टिन लेके आते थे, अफगानिस्तान से इंडस वैली के लोग टिन लेके आते थे। और चालकोलिथिक पीरियड में खेतरी माइन से लोग क्या लेते थे, लोग चालकोलिथिक पीरियड से क्या लेते थे, वो हमें लेते थे कॉपर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसको इसको समझ में नहीं आया, पहले हमको ये बताइए जरा, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कितने क्या हो भाई। आई रियली डोंट नो व्हाट यू पीपल गाइज आर डूइंग। प्लीज जिसको यहां तक मेरे साथ समझ में आ गया हो, प्लीज हैंड्स अप करिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। ये बेसिक सवाल जानने के लिए अगर आप आए हो तो आईएएस बनने का सपना छोड़ दीजिए आप। बेटा लिखा है तो आ ही गया होगा। सर गोल्ड, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, चौंक क्यों जा रहे हो, लिखा है तो आ गया ना, मतलब कुछ चीजें इंप्लाइड है ना बेटा। ठीक है, तो दे आर मेकिंग ज्वेलरी, अभी बताते हैं कहाँ से आएगा। अभी आप फॉरेन गोल्ड एक्सचेंज भी तो करोगे, ट्रेड भी तो करोगे, ट्रेड भी तो कर रहे हो भाई। यहाँ पर बता दीजिए, जिनको समझ में आ गया हो यस करते, जिनको नहीं आया हो डाउन करते। प्लीज आई वॉन्ट टू नो द पल्स। और जिनको नहीं समझ में आया उनको समझ में आ जाएगा कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको कितनी मेहनत करनी है। डिक्शनरी मुंह पूछने आओगे क्लास के अंदर कि घोड़ा कुत्ता बिल्ली इन सब का मतलब क्या है, तो फिर हो गया काम फिर। बेटा आ रहे हैं अभी ना योग्यता, अभी वो फॉरेन ट्रेड भी करेंगे ना, मेसोपोटामिया के साथ, अदर सिविलाइजेशन के साथ, तो ट्रेड होगा अभी कहीं ना कहीं से, रुक जाओ अभी। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है, एक डन डन। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। 98% स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि 1.5% वाले लोग, अब मैं आपको प्लीज यही कहूंगा, अंडरस्टैंड कि क्या है ये।
प्लीज देखिएगा आप लोग कहाँ हो, ठीक है। तो स्पिंडल होल्स क्या होता है बेटा, ये वीविंग के काम आता है ना स्पिंडल होल्स। ऐसे आपने देखा होगा दादी दादी नानी जो है वो ऊन बिनती थी, ऊन है ना, डंडियां होती हैं ऊन। तो वो एक तरह का उन्होंने मशीन टाइप का बना रखा था जिसमें ऐसे धागे लटके होते थे और उससे क्या वीविंग होती थी, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं, एवरीवन क्लियर मेरे साथ हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रेड की बात करते हैं अब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं। आइए ट्रेड, लेट्स सी ट्रेड के बारे में क्या था। देखिए जरा ट्रेड के बारे में प्लीज सी, इंपॉर्टेंट चीज था कि भाई किन किन चीजों का यहां ट्रेड हो रहा था। देखिए ट्रेड में दो चीजें होती हैं हमेशा, एक होता है आपका एक्सपोर्ट का पार्ट, एक होता है कुछ चीजें हम लोग इंपोर्ट करते होंगे, यानी कि कंट्री में मंगाते होंगे, कुछ चीजें हम लोग कंट्री से भेजते होंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट कर रहे थे हम किसका, हम स्टोन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम शेल्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री स्टोन शेल्स ये सब चीजें क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, हम लोग भेज रहे थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। देन मेटल्स की बात करेंगे तो हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे थे, हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे थे, भाई सीधी बात है, हड़प्पा वाले लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, ये लोग चालकोलिथिक पीरियड से कॉपर इंपोर्ट कर रहे थे, अफगानिस्तान से टिन इंपोर्ट कर रहे थे, राइट और रॉन्ग, है ना, राइट और रॉन्ग, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, इसमें गोल्ड तो कहीं नहीं आया, तो गोल्ड कहां से आ रहा था, गोल्ड कहां से मिल रहा था हड़प्पा वालों को, ये भी तो बात आती है कि हड़प्पा गोल्ड कहां से ला रहे थे, राइट। तो हड़प्पा जो है लाइकली ये था कि वो लोग आप देखोगे कि गोल्ड उनको प्रेजेंट डे कर्नाटका से मिल रहा था, है ना, जो आज का प्रेजेंट डे कर्नाटका है वहां से गोल्ड आ जाता था। प्रेजेंट डे जो आपका प्रेजेंट डे का कर्नाटका है, कर्नाटक, वहां से ये लोग गोल्ड मंगा लेते थे, ठीक है ना। तो होपफुली आप समझ रहे हो कि ट्रेड में क्या क्या चीजें हड़प्पा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉपर कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, राजस्थान से। टिन कहां इंपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से। कॉपर कहां से कर रहे हैं सर, राजस्थान से कर रहे थे। टिन कहां से कर रहे हैं सर, अफगानिस्तान से कर रहे हैं। गोल्ड कहां से कर रहे हैं, कर्नाटका से कर रहे हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात ये, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, ये बात समझ में आ गया। शेल्स का बेटा एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया वाले दूसरे देश को भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्स एक्स एग्जिट, एग्जिट की स्पेलिंग क्या होती है, EXIT। तो एक पोर्ट से आप सामान को एग्जिट कर दो, एक पोर्ट से सामान को एग्जिट कर दो, तो हम स्टोन और शेल्स दूसरे कंट्री को भेजते थे। पोर्ट से सामान को अंदर ले आओ, इंपोर्ट, इंपोर्ट अंदर ले आओ हम इनका इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आती है, इसी के नीचे मैं यहां लिखता हूं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इनकी स्क्रिप्ट क्या थी। देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि साहब इनके स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो इनकी स्क्रिप्ट क्या थी ये हमको पता है, बट यू विल फाइंड कि वो डेसिफर अभी तक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये इट इज इट इज नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक तो ध्यान रखिएगा कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, इनकी स्प्रिट जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। दूसरी बात कैसी है, इट इज पिक्टोग्राफिकल ऑल्सो, पिक्टोग्राफिकल मतलब पिक्चर्स बनी हुई है, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, ठीक है। पिक्टोरियल लिख लीजिए, इट इज पिक्टोरियल टाइप की पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और इनकी स्क्रिप्ट जो है इनकी स्क्रिप्ट नोन बट नॉट येट डेसिफर्ड, लेकिन क्या लिखा है अभी हमको ये नहीं पता है, अभी हमको ये नहीं पता है,
ये बात समझ में आ गया? सर कॉपर था तब क्यों इंपोर्ट कर रहे थे? बेटा अंशिका, सीरियसली यार तुम लोग ना कभी कभी हद पेशेंस चेक करते हो, हद पेशेंस। ये है हड़प्पा की साइट, हड़प्पा यहाँ रह रहा है। यहाँ पर मिलने वाली चीज जो कॉपर यहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ पर जो कॉपर मिल रहा है दैट इज राजस्थान में, राजस्थान के खेतरी माइंस में। ये कॉपर यहाँ राजस्थान के खेतरी माइंस में, ये हड़प्पा के अंदर आया कि बाहर आया? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आया कि बाहर आया? अरे बाहर ही है ना ये। ठीक है, तो हम ये कहेंगे भाई यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर इंपोर्ट ही तो कर रहे होंगे। ऐसा ही टिन यहाँ पर अफगानिस्तान में मिल रहा था, तो लेके आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ही तो बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? बेसिक बेसिक सवाल ना ऐसे थोड़ा अप्लाई किया को, दिमाग थोड़ा थोड़ा जो है ना। अभी इसको फ्रिज में आपको लगा फ्रीज्ड है, ये फ्रीज्ड, तो इसको थोड़ा खर्च करो, है ना, थोड़ा खर्च करो इसको। ठीक है, थोड़ा खर्च करिए प्लीज। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, होपफुली आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी। अब यहां पर और क्या बचा है, मैंने आपको बताया था। तो क्राफ्ट देख लिया हमने, एनिमल डोमेस्टिकेशन देख लिया, वेट्स की बात करते हैं। आइए यहां पर, अब आइए वेट्स की बात करते हैं। देखिए पहला लिखिएगा वेट्स, वेट। अब कैसे चीजों को नापते थे? आप अनाज लेने गए, हमको 1 किलो सामान दे दीजिए, तो कैसे नापेंगे? तराजू होता था, और तराजू पे जो वेट होता है, वेट, वेट समझते हो ना? वेट क्या होता है? बाट, है ना। एक तरफ आप सब्जी रखते हो और दूसरी तरफ दुकानदार जो है क्या रखता है, बाट रखता है, राइट। वो बाट होता था, बाट। तराजू पकड़ लेते थे और बाट रखते थे। तो वेट्स के लिए आप देखोगे क्या, वेट्स एंड मेजर्स की बात करेंगे हम लोग, कैसे यहां पर चीजों को नापते तौलते थे, क्या वेट्स एंड मेजर्स का तरीका होता था। प्लीज राइट, यहां पर जो बाट होता था, बाट, ठीक है, वो वेट किससे बना हुआ है? वो वेट किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है स्टेटाइट से। वो किससे बना हुआ है? स्टेटाइट से। और किससे बना हुआ है? मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, मैं आपको यहां दिखाता हूं, स्टेटाइट से बना हुआ है। क्लियर है? जरा देखिए, तो बेसिकली चर्ट, लाइमस्टोन, स्टेटाइट, इसका इस्तेमाल किया गया है टू मेक द वेट्स विच वर टिपिकली क्यूबिकल इन शेप। और ये जो आपके यहाँ पर बाट होते थे, बाट, वो चर्ट से, लाइमस्टोन से, स्टेटाइट से बने हैं। और आप देखोगे तो वो क्या है, टिपिकली शेप कैसा है उनका? क्यूबिकल शेप है। कैसा शेप है उनका? क्यूबिकल। तो एक तो यहाँ पर ये चीज मेंशन कर लीजिए, है ना, एक चीज, एक तो ये चीज यहाँ मेंशन कर लीजिए। तो स्टेटाइट से बने हुए हैं, चर्ट से बने हुए हैं, लाइमस्टोन से बना हुआ है, ठीक है, लाइमस्टोन से बने हुए हैं। और ये जो यहाँ पर वेट हैं, दे आर क्यूबिकल इन शेप, क्यूबिकल भी है वो शेप में। एक तो ये चीज नोट करिएगा। फिर हमको वेट्स एंड मेजर में, अब जाहिर सी बात है कोई चीज हमको मेजर करनी है, एक स्केल मिला है हमको, स्केल। आप लोग रूलर का इस्तेमाल करते हो ना, 15 सेंटीमीटर का, राइट। तो हमको एक स्केल देखने को मिला है आइवरी का। कहां से मिला है हमको? लोथल में मिला है। हमको एक स्केल मिला हुआ है, कहां? लोथल में, लोथल में, ठीक है। स्केल मिला हुआ है, मेड ऑफ आइवरी। किसका बना है? आइवरी का बना हुआ है। और ये कहां पर मिला हुआ है दोस्तों? नोट करिएगा, लोथल पे हमको मिला है, लोथल में हमको मिला है। एक चीज और है, हमको मिली है सौराष्ट्र में। क्या चीज है? आप देखोगे एक शेल मिला है एंगल को नापने के लिए, एक हमको शेल मिला है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसे लिख लीजिए, शेल लाइक इंस्ट्रूमेंट, शेल लाइक इंस्ट्रूमेंट हमको मिला है, शेल लाइक इंस्ट्रूमेंट मिला है। शेल लाइक इंस्ट्रूमेंट काहे के लिए? टू मेजर एंगल, टू मेजर एंगल, शेल लाइक इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल। और ये जो एंगल मेजर करना है, कहां से मिला है हमको? सौराष्ट्र से मिला हुआ है, सौराष्ट्र से हमको मिला हुआ। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। स्टेटाइट कैसे होता है बेटा? एक तरह का आप देखो ना, बड़ा नाजुक सा पत्थर होता है, क्ले टाइप का होता है स्टेटाइट। बहुत ही मतलब बहुत हार्ड पत्थर नहीं है, वेरी सॉफ्ट टाइप का स्टोन होता है स्टेटाइट। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक वेट्स एंड मेजर का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये बात समझ में आ गया? अब जैसे नापने के यहाँ पर जैसे बाइनरी सिस्टम फॉलो होता था, बाइनरी सिस्टम, अब वो क्या है, उसको जरा बहुत ज्यादा इफ एंड बट ना करना, ज्यादा समझने की कोशिश उसको मत करिएगा। सिंपल सी बात क्या है उसमें, कि जैसे आप देखोगे
सिंपल सी बात यह है कि जैसे बाइनरी सिस्टम, वेट्स आर मेजर्ड यूजिंग बाइनरी सिस्टम्स। अब आप नापो कैसे, जैसे होता है ना भाई पाव भर दे दो, हम बोलते हैं ना पाव भर दे दो, हम बोलते हैं ना 3 पाव दे दो, कितना होता है पाव भर? अभी कोई ना पूछ ले पाव भर कितना होता है, व्हाट इज द पाव भर? एनीवन? कैसे कुछ जान सकता है, बता सकता है पाव भर क्या होता है? हम बोलते हैं ना पाव भर, एक पाव दे दो, एक पाव इज हाउ मच? 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स होता है। हम बोल देंगे 3 पाव दे दो, 3 पाव। तो ये आज के जमाने में चलता है ना, ये आज के जमाने में चल रहा है, बात समझ में आ रही है ना, ये आज के जमाने में चल रहा है। तो वैसे ही उस जमाने में क्या चलता था, कैसे यहां पर नाप रहे थे? तो बाइनरी सिस्टम चलता था फॉर द स्मॉलर डिनोमिनेशन, जैसे कि देखिएगा 1 2 8 16 32 64, और डेप्थ मत जाइए अभी फिलहाल के लिए, अभी इसको छोड़ दीजिए। डेसिमल सिस्टम भी थे और मल्टीपल्स ऑफ 160। कुल मिला के समझ लो वेट्स को मेजर करने का सिस्टम था। कोई हमें चीज मेजर करनी है, कितना ग्राम हो गया, कितने यहाँ पर पाव हो गया, कितना यहाँ पर क्विंटल हो गया, कुछ इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने बना रखा था। भाई 1 आना, 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना होते थे ना, है ना, ऐसे ही होता है ना, 1 आना, 2 आना, 8 आना, 16 आना, 32 आना, 64 आना। तो वैसे ही यहाँ पर ये आप देखोगे एक बाइनरी सिस्टम यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ था। नॉट टू गो इन मच इन डिटेल राइट नाउ, अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब एडवांस में आएंगे तब देखेंगे। यहां बात समझ में आ गया। अब 1 फुट की वैल्यू क्या थी? 37.6 सेंटीमीटर। आज देखो 1 फुट की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंचेस होते हैं, तो वो 30 सेंटीमीटर है। लेकिन हड़प्पा के टाइम में 1 फुट का मतलब कितना था? 37.6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? क्लियर है? एज दे वर मेकिंग weaving, but how they make thread means from where they import, from when they imported cotton। बेटा कॉटन तो महाराष्ट्र का मिल रहा था ना, महाराष्ट्र के एरिया से, महाराष्ट्र के एरिया में ब्लैक सॉइल मिलता है, तो वहां पर कॉटन उनको वहां से मिल रहा था, है ना, इस तरह से, राइट। ये सब चीजें हैं। और याद करो कॉटन से हमें कुछ कुछ साइट है जो महाराष्ट्र की हैं, दायमाबाद इज देयर, है ना, लोथल आपको और ये ब्लैक सॉइल के एरिया में लोथल का एरिया है, यहाँ ब्लैक सॉइल ही मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो वहां से हमें क्या कॉटन मिल रहा था, और कॉटन से उन्होंने क्या किया? धागे वागे बना लिए, और फिर उससे क्या किया? वीविंग करी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गया। दिस वॉज अबाउट वेट्स एंड मेजर्स। अब इसके अलावा आप देखोगे तो हमें टेराकोटा की कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीज में है जो अबंडेंस से मिली है हड़प्पा के साइड्स में। लिखवा दूंगा 3 पॉइंट है। क्या? हमको एनिमल्स मिले हैं, बुल्स, बफलो, मंकीज, डॉग्स आर अमंग द फिगरीन्स। टेराकोटा की फिगरीन में मिला है। टॉय के कार्ड्स मिले हैं, टॉय के कार्ड्स, है ना, जैसे गाड़ी टाइप होती है वो टॉय का बना हुआ कार्ड्स। टेराकोटा के ब्रेसलेट्स मिले हैं। तो एक तो ये 3 चीजें यहां मेंशन कर लीजिए। एनिमल्स के हमको क्या मिले हुए हैं? एनिमल्स के हमको फिगरीन्स मिले हैं, टॉय कार्ड्स, एनिमल फिगरीन्स, एनिमल फिगरीन्स प्लीज नोट करिएगा। टेराकोटा की क्या क्या चीजें मिली हैं हमको? टेराकोटा की क्या क्या चीजें मिली हैं, तो प्लीज एक नोट करिएगा यहां पर। फर्स्ट पॉइंट हमको यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या मिला हुआ है? टेराकोटा क्या क्या चीजें मिली हुई हैं बताइए? एनिमल के फिगरीन्स मिले हुए हैं, जानवरों के फिगरीन्स बने हुए टेराकोटा के, मिट्टी के। फिर उसके बाद हमको और क्या मिला हुआ है टेराकोटा का? यस, टेराकोटा की और क्या क्या चीजें मिली हुई हैं? टेराकोटा की और क्या क्या चीजें बनी हुई हैं? यस प्लीज, टेराकोटा की और क्या क्या चीजें थी? प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिए। टॉय कार्ड्स, टॉय कार्ड्स, टॉय कार्ड्स, ठीक है, टॉय कार्ड्स। और फिर उसके बाद और क्या मिला हुआ हमको? टेराकोटा के ब्रेसलेट्स भी हमको मिले हैं, ब्रेसलेट्स भी हमको देखने को मिले। तो ये चीजें हैं जो टेराकोटा की हमको मिली। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? आज सिंपल एज दैट। अब बात ये आती है कि सर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एंड द हेडिंग इज बेसिकली पोस्ट हड़प्पा फेज। हेडिंग इज पोस्ट हड़प्पा। यहाँ पर पहले पॉटरी बचा हुआ अभी, तो प्लीज गिव द हेडिंग पॉटरी। पॉटरी कैसी थी? व्हाट वाज द टाइप ऑफ पॉटरी? चलिए आइए इसको मेंशन कर लेते हैं। अब पॉटरी कैसी है? अब देखिए हड़प्पा के लोग कैसे हैं? शहर के रहने वाले लोग हैं, शहर के रहने वाले लोग हैं, राइट और रॉन्ग? हड़प्पा के कैसे लोग हैं? शहर के रहने वाले यहाँ पर क्या है? लोग हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो शहर के रहने वाले लोगों की पॉटरी कैसे होगी? थोड़ा मतलब अर्बनाइजेशन है। तो आप देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पर अब कुछ कुछ पॉटरी आपको देखने को मिल रही है ना, कुछ पॉटरी आपको देखने को मिल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव मास मैन्युफैक्चर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे पॉटरी की बनावट, पॉटरी बनाई जा रही थी। पॉट्स जो है वेर फायर्ड इन फनल शेप्ड, देखो कैसे फनल शेप्ड अप ड्राफ्ट क्लोज कैन्स,
तो इट्स पॉसिबल दैट देयर वेर ओपन फायर किन्स एज वेल। मतलब क्या हो रहा है कि एक होता है भट्टा, आप जानते हो कि भट्टा होता है, मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, बर्तनों को, कच्चे बर्तनों को जो मिट्टी से बने हैं उसको आग के अंदर रख देंगे और आग के अंदर उसको पकने देंगे, राइट। उस प्रकार का यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें बनाई जा रही थी, राइट। बहुत सारी सेरेमिक्स हमको मिलती हैं, ब्लैक ऑन रेड, यानी कि रेड कलर का है उस पर ब्लैक कलर के डिजाइन बना दिए गए, है ना। ग्रे कलर की हमको पॉटरी मिलती है, हमको ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार की हमको पॉटरी यहाँ मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे पॉट जो है वह रोटेटेड ऑन अ व्हील, मैंने आपको बताया है क्या होता था, एक पहिया है, आज भी आप देखते हो कि गांव के अंदर एक पहिया होता है, उस पर एक डंडा लेता है, कुम्हार है, उसको ऐसे यहाँ पर चलाता है, राइट। उसको ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, उसको ऐसे राउंड राउंड करते हैं, फिर उसकी स्पीड हो जाती है व्हील की, तो फिर मिट्टी के बर्तन को वो अपने हाथ से शेप देता है, ठीक है, वो अपने हाथ से शेप देते हैं, राइट। तो यहां पर पॉटरी के बारे में लिख लीजिए कि मास मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 1 मास मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, पॉट्स को यहां पर फायर क्लोज्ड स्किन्स, फायर बेक्ड भी तो लगते रहते, क्या पॉट्स वेर फायर्ड इन फनल शेप्ड अप ड्राफ्ट क्लोज स्किन्स, तो पॉट बनाए जा रहे थे, सेरेमिक्स बहुत है, एंड ये उसको यहां पर क्या करते थे, रोटेटेड ऑन अ व्हील, ठीक है, रोटेटेड ऑन अ व्हील, ठीक है ना। तो इसको यहां पर आइए इसमें मेंशन कर लेते हैं। तो एक तरह से पॉटरी के बारे में हम कह सकते हैं, हमें कैसी पॉटरी मिल रही है, मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ये हमको समझ में आ रहा है सहार, माने जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा, हमको गुड अमाउंट में सेरामिक्स हमको देखने को मिल रहे हैं, सेरामिक्स देखने को मिल रहे हैं। जो हमको पॉटरी मिल रही है वो कैसी मिल रही है, हमको दिख रही है ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, यानी कि लाल रंग की पॉटरी है, उस पर ब्लैक कलर का डिजाइन हो गया। हमें यहाँ पर ग्रे रंग की पॉटरी मिल रही है, हमको यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये कौन सा है आपका, देखिए ये वाला लास्ट वाला, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक, ये ब्लैक एंड रेड वेयर्स, ब्लैक एंड रेड वेयर भी हमको देखने को मिल रहा है, ब्लैक एंड रेड वेयर भी हमको देखने को मिल रहा है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, इस प्रकार की पॉटरी हमको यहां देखने को मिल रही है। और क्या देखा हमने कि भाई कैसे यहां पर हो रहा होगा, पॉटरी मेड ऑन व्हील्स, पॉटरी किस पे बनाई गई है, पॉटरी मेड ऑन व्हील्स, मेड ऑन व्हील्स, ये बात समझ में आ गया, पॉटरी इज मेड ऑन व्हील्स, बात समझ में आ गई, पॉटरी इज मेड ऑन व्हील्स। इतनी बातें अभी आप लोग पॉटरी के बारे में जानकर रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा समझिएगा कि भाई यहां पर क्या हुआ, कि व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हो गया, है ना। रीजंस फॉर द डिक्लाइन, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके डिक्लाइन के कई सारे रीजंस हैं। नंबर 1, ये डिक्लाइन क्यों हुआ, है ना। एक बात समझ में आ रही है कि अच्छा ठीक है, जब हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि मैच्योर फेज अब खत्म हो रहा है। वेयर का मतलब होता है बेटा बर्तन, फनल शेप का मतलब होता है जैसे नो, एक पाइप टाइप का, फनल टाइप का, ठीक है ना, क्लियर है। सर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे कृष्णा जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस पढ़ेंगे तब पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे, हम लोग बेसिक बना रहे हैं अपना, सिर्फ बेसिक पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत हो जाएंगे लेकिन बाकी नहीं होंगे, थोड़ा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए होती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला रीजन वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइनिंग, पहला रीजन यहां पर क्या हो गया, पहला रीजन यहां क्या हो गया, देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि इसका रीजन, डिक्लाइन ऑफ रीजन क्या है, कि भाई फ्लड्स आ गए थे, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया था, अर्थक्वेक आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, है ना, कुछ इस प्रकार की चीजों को रीजन बनाया जाता है। फ्लड्स आ गए थे, अर्थक्वेक आ गया था, मतलब कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया था, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा कि माइट भी, कई सारी थ्योरीज हैं, एक रीजन नहीं है, कई सारी थ्योरीज हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे करी होगी, ठीक है। बेटा आइवरी का मतलब क्या होता है कि आपने हाथी के जो देखे ना व्हाइट कलर के दांत दिखते हैं उसको, वो आइवरी है, टस्क्स जो होते हैं मेड ऑफ आइवरी, ठीक है, वो आइवरी होता है। तो यहां पर आप देखो पहला रीजन बताया गया, कुछ साइट ऐसी रही होंगी जहां कहा गया कि फ्लड आ गया होगा, या फिर कहा गया कि भाई वहां पर कुछ अर्थक्वेक आ गया, यानी कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, दैट इज वाई वो डिक्लाइन कर गया। कुछ रीजन यहां पर कहा जाता है कि भाई आर्यंस का इन्वेजन हो गया था, आर्यंस ने क्या किया था, आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था, आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था, तो इन्वेजन किया होगा, वो लोग
पहुंचे होंगे कहीं बाहर थे। जब हड़प्पा के वहां पहुंचे तो ये आर्यंस जो थे इनके पास घोड़े थे, हॉर्सेस, और हॉर्सेस की वजह से ये बहुत स्विफ्टली, बहुत फास्ट मूव कर सकते थे। और फास्ट मूव करते हुए इन लोगों ने क्या किया कि जो हड़प्पा में लोग थे उनको एक तरह से क्या किया, उनको साइड कर दिया और वो एक तरह से खत्म हो गया। तो एक रीजन ये भी दिया जाता है आर्यन इन्वेजन का कि भाई क्यों यहां पर आर्यन जो है वो सॉरी इंडस वैली जो है वो डिक्लाइन करती है। एक रीजन ये हो गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहां पर आप देखोगे, देखिए देयर इज नो यूनानिमस अग्रीमेंट, कोई एक यूनानिमस अग्रीमेंट नहीं है ना, कि एक मत कोई नहीं है, हिस्टोरियंस इतिहासकार एक मत नहीं है कि क्या रीजन है डिक्लाइन का, कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली। कोई एक फिक्स रीजन नहीं है। कोई कहता है नेचुरल डिजास्टर, मैंने आपको बता दिया। कोई कहता है आर्यन इन्वेजन, मैंने आपको बता दिया। दोनों पॉइंट मैंने दिए। अब आर्यन इन्वेजन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ऋग्वेद। तो ये जो आर्यन का इन्वेजन हुआ इसके बारे में ऋग्वेद के अंदर ही मिलता है हमको, ठीक है ना। आर्यन का जो यहां पर आप देखोगे इन्वेजन हुआ उसके बारे में हमको ऋग्वेद में मिलता है, वेयर इट मेंशंस डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स। तो ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि जब आर्यन का इन्वेजन हुआ है तो जो किले थे, जो घर थे, उनको तोड़ देगा, डिस्ट्रक्शन हुआ उसका। दे हैड बेटर वेपन्स, उनके पास बेटर वेपन्स थे, घोड़े थे, फास्ट मूव कर सकते थे, चैरियट्स थे उनके पास, तो वो चैरियट्स में जल्दी जल्दी मूव करते थे। और हड़प्पा के लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसलिए शायद उनका यहाँ पर खात्मा हो गया होगा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर एट मोहनजोदड़ो इंडिकेट्स दैट सिटी वाज इन्वेडेड बाय फॉरेनर्स। अब ये कहीं कहीं में क्या हुआ, जैसे आप देखते हो ना मोहनजोदड़ो, हमें क्या मिला, माउंड ऑफ द डेड कहते हैं उसको, माउंड ऑफ द डेड। वहां बहुत सारे कंकाल हमको एक साथ मिले। तो ये कह सकते हैं भाई हो सकता हो फॉरेन का इन्वेशन हुआ हो, लोगों को मारा गया हो, इकट्ठा एक जगह फेंक के चले गए होंगे। तो माइट भी यहां कहा जाता है कि भाई ठीक है, हो सकता है ये भी एक रीजन रहा हो डिक्लाइन का, ठीक है। तो ये आर्यन इन्वेजन के अंदर ही कवर हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है ये सपोर्टेड है बाय ऋग्वेद, सपोर्टेड बाय ऋग्वेद। ऋग्वेद इस थ्योरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बेटा चार तरह के वेद होते हैं और उसमें से एक वेद ऋग्वेद है, ठीक है। सेरेमिक का मतलब काजल, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको वो सेरेमिक वगैरह आपको मिलेगा गूगल पे, क्योंकि सेरेमिक आज भी हम लोग यूज करते हैं। बट अगर आप ये डिक्शनरी और करोगे, इंग्लिश मीनिंग खिलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। सेरेमिक बेटा, सेरेमिक एक तरह का आपका चीज हो गया, जैसे आप बर्तन बनाते हो, आज भी आपको सेरेमिक के ग्लास मिलेंगे, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के मिलते हैं, है ना। सेरेमिक के आप देखिएगा, ये सिली क्वेश्चन, सही बात है, ऐसे क्वेश्चन तो मत पूछो ना। सेरेमिक का मत, इंग्लिश डिक्शनरी थोड़ी खोल के बैठे हैं, क्लियर है, ठीक है ना। सर आर्यन को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, अभी हम आते हैं अनुराग राय, जब ऋग्वेदिक पीरियड शुरू करेंगे तब आएंगे, ठीक है। अरे नहीं अनुष्का, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन, मैंने भी गया था। देखो ऐसा नहीं है, क्या होता है ना अनुष्का, कई सारी चीजें क्या होता है कि मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज आती है। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट नो एवरीथिंग, राइट। तो कभी आप लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया था तो मैं भी घर गया, मैंने भी काफी रिसर्च करी, मैंने भी लेक्चर कई बार देखा कि मैंने ऐसा कुछ बोल तो नहीं दिया किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक, मैंने भी गूगल पे देखा, मैंने भी किताबें खोली, तो समझ में आया कि नहीं, वॉट एवर आई सेड कि ठीक है, ये एक तरह से हम कहते हैं ना कि हाँ फाइन, जो मतलब किया वो मोर और लेस वही मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, एक हो गया ये आपका आर्यन विजन, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद ये सपोर्टेड बाय ऋग्वेद है, ठीक बात है। और कैसे कह सकते हैं सपोर्टेड बाय ऋग्वेद, क्योंकि भाई यहां पर जो आर्यंस थे, है ना, आर्यंस थे, वो उनके पास क्या थे, उनके पास चैरियट्स थे, उनके पास चैरियट्स थे, राइट। वो लोग स्विफ्ट मूविंग हो गए, स्विफ्टली आप देखोगे तो वो मूव कर सकते थे, स्विफ्टली आप देखोगे तो वो मूव कर सकते थे। ये सब चीजें यहां पर हो गई। फिर और रीजन यहां पर क्या है, अब देखिए यहां पर एक बात ये बोली गई है कि जो पेस ऑफ डिक्लाइन था हर एक साइड को खत्म होने का, ये कहा कि हर एक साइट एक साथ खत्म नहीं हुई होगी, इंडस वैली की हर साइट एक साथ खत्म नहीं हुई होगी। जैसे पेस ऑफ डिक्लाइन जो है वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट साइट्स, अलग अलग टाइम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो एंड धौलावीरा ग्रेजुअली डिक्लाइन करी, यानी कि धीरे धीरे डिक्लाइन करती हैं। मोहनजोदड़ो धौलावीरा धीरे धीरे डिक्लाइन करी, एक बार की डिक्लाइन नहीं हुई, है ना। तो जैसे कैन बी ड्यू टू रिकरिंग फ्लड्स, बार बार फ्लड्स आ रहे होंगे, बार बार फ्लड्स आ रहे होंगे, अर्थक्वेक बार बार आया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की वहां डेथ हो गई। कालीबंगा और बनावली ऐसी साइट्स थी जो ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गई, अचानक से एंड हो गई, तो ये एक साइट हो गई। कोट दीजी ये फायर से खत्म हो गई, कोट दीजी मस्ट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फायर, बात समझ में आ रहा है। कोट दीजी डिस्ट्रॉयड हो गई कैसे, फायर की वजह से।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ऐसे होगा, कुछ साइड्स का कहानी ये भी रही होगी। चलिए, और यहां पर रीजन को कोट कर लेते हैं, और क्या रीजन हुआ होगा। थर्ड, कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, है ना, कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। इस वजह से क्या होगा कि हड़प्पा के लोग उसको सह नहीं पाए होंगे, इंडस के लोग उसको सह नहीं पाए होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, कुछ लोग बोलते हैं नंबर 4, और रीजन क्या बताते हैं डिक्लाइन होने का, कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई होगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई होगी। तो अब उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हो रहा होगा, हेंस उसके बाद वो खत्म हो गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक रीजन ये भी था, कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है नंबर 5, डिक्लाइन हो गया था ट्रेड में, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया के साथ हो सकता हो ट्रेड खत्म हो गया, मेसोपोटामिया। तो इसलिए हो सकता हो उनका इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं चल रहा था अब, एंड हेंस। ठीक है, बात समझ में आ गया। डिक्लाइन का रीजन तो पता होने चाहिए ना। ठीक है, फायर से कैसे हुआ भाई, आग लग गई ना साइड पे, कोट दीजिए फायर, आग लग गई, आग स्प्रेड हो गई, आग स्प्रेड हो गई तो पूरे पूरे यहाँ पर जो है वो फायर साइट ही पूरी खत्म हो गई। ठीक है ना, ये सब तो ये यहाँ पर क्या है, आपके रीजंस थे, ये आपके रीजंस थे जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर डिक्लाइन करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, एक पॉइंट जो यहाँ पर बच गया था, जो मैं आपको यहाँ शायद नहीं लिखा पाया और यहीं पर मेंशन कर देता हूं, दैट इज अबाउट एग्रीकल्चर। राइट, रह गया था ना। आइए एग्रीकल्चर की बात करते हैं, प्लीज गिव द हेडिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पे हालांकि मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें आप लोगों को लिखवा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला, हम लोग ने एग्रीकल्चर में क्या क्या देखा, एविडेंस राइस का कहां से मिला था, बताइए जरा, एविडेंस राइस का कहां मिला था, एविडेंस राइस का कहां मिला था बताइए, एविडेंस जो है राइस का कहां से हमको मिलता है, यस प्लीज, कहां से हमको राइस का एविडेंस मिला था, एनीवन? तो हमने देखा कि राइस का एविडेंस हमको कहां से मिला था, लोथल से मिला था। राइट, हाँ सर याद आ गया। हमको एक प्लाउड फील्ड मिला था, प्लाऊ फील्ड, है ना, प्लाउड फील्ड, फील्ड हमको मिला था, खेत मिला था जो प्लाउड था। वो कहां से पता चला था, काली बंगन से पता चला था, काली बंगन से पता चला था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखवा चुके हैं। तीसरा चीज नोट करिए एग्रीकल्चर को लेकर, तीसरी चीज नोट करिए एग्रीकल्चर को लेकर, कि भाई यहां पर हमको समझ में आया कि भाई इरिगेशन के लिए कैनाल वनाल बनाई गई थी, है ना, इरिगेशन के लिए क्या था, प्रॉपर कैनाल कंस्ट्रक्शन भी यहां पर हुआ था, कैनाल कंस्ट्रक्शन यहां पर जो है हुए रहे होंगे। तो हमको इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर काफी बढ़िया हो रहा होगा। एक तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये भी नोट करिएगा। इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा देखो हमको टेराकोटा के प्लाउज मिले हैं, कहां पर, बनावली में। भाई आप खेती कैसे करोगे, हमको टेराकोटा के क्या मिले हैं, प्लाऊ, है ना, हमको क्या मिले हैं, टेराकोटा के प्लाऊ मिले हैं, प्लाऊ मिले हैं। और ये कहाँ मिला था हमको, बनावली में मिला हुआ था। याद करिए, लिखवाया था आपको, हाँ सर बनावली मिला हुआ है, नोट करिएगा। नोट करिएगा, क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई एग्रीकल्चर के लिए याद करिए कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अब ये जो सीरियल्स हैं, यानी कि अनाज, अनाज को रिसीव किया जाता था, रिसीव्ड एज टैक्सेस, टैक्स की तरह अनाज को लिया जाता था हड़प्पा के टाइम में, है ना। कोई आदमी को अगर टैक्स पे करना है उस वक्त के किसी साइट के राजा को, तो हो सकता है वो अनाज देकर टैक्स पे कर सकता था। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है ना, ये सब बात समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्रीकल्चर की चीजें हैं जो अभी हमें इतनी बेसिक याद करनी है। एंड दिस इज नाउ ऑन द लास्ट टॉपिक फॉर पोस्ट हड़प्पा फेज, पोस्ट हड़प्पा। इसमें बस इतनी सी बात अब आपको एक्नॉलेज करनी है दोस्तों, पोस्ट हड़प्पा में, पोस्ट हड़प्पा फेज में इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर साइट जो है, जो शुरू होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट है जो शुरू हो रही है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर साइट है वो शुरू होती है, ठीक है, हाँ सर शुरू होती है। तो इसका स्टार्टिंग जो हम देखते हैं वो कहाँ से हो रही है सर, समवेयर अराउंड 3200 BC से शुरू होती है, राइट। और सर यहाँ जब चरम तक आती है, सो बेसिकली आप देखोगे इस वक्त तक आते आते, इस वक्त तक आते आते यू विल फाइंड कि टाइम पीरियड क्या हो गया है सर, लगभग लगभग हम देखते हैं सर ये जो है आ गया है कहाँ तक, 2900 BC तक पहुंच गया है।
फिर हमने देखा सर इसके बाद एक मैच्योर फेज देखने को मिलता है, एक मैच्योर फेज देखने को मिलता है हड़प्पा का। हाँ सर, एक मैच्योर फेज हुआ, लेकिन सर उसके बाद मैच्योर फेज के बाद हम देखते हैं कि ये फिर डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, ये फिर से डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। ये कहां तक आता है सर? ये आएगा लगभग लगभग आप देखोगे टिल 1900 बीसी तक, 1900 बीसी तक। लेकिन उसके बाद फिर ये डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है, फिर ये डिक्लाइन करना शुरू करता है। तो ये हमारा जो फेज था इसको हम बोलेंगे भाई ये प्री हड़प्पा फेज है, ये हमारा प्री हड़प्पा वाला फेज है, ठीक है ना, ये प्री हड़प्पा फेज है। ये वाला हमारा फेज एक मैच्योर फेज था, जब बढ़िया तरीके से पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है चल रही थी, ठीक है, मैच्योर फेज था। और इसके बाद ये वाला जो फेज है ये था आपका पोस्ट हड़प्पा का, पोस्ट हड़प्पा, यानी कि जब हड़प्पा जो है डिक्लाइन करने लग गया, हड़प्पा जो है वो डिक्लाइन करने लग गया, ठीक है ना। प्री हड़प्पा पे इतना हमको भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ना ही इतना कुछ में घुसना है अभी हमको। मैच्योर हड़प्पा अच्छे समझ में आ गया। तो मैच्योर हड़प्पा को हमने क्या बोला था? ये हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज है ना, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज है। एक ऐसा अर्बनाइजेशन जहां हमने देखा गजब की टाउन प्लानिंग थी, राइट, हमने देखा गजब की सर यहाँ पर टाउन प्लानिंग थी, हमने देखा सर यहाँ पर गजब का एग्रीकल्चर हो रहा था, राइट सर, हमने देखा एग्रीकल्चर था सर, हमने देखा कि दूसरे के साथ ट्रेड हो रहा है सर, ट्रेड हो रहा है सर, हमने देखा कि गजब का क्राफ्ट चल रहा है, राइट, हमने देखा सर यहाँ पर गजब का आप देखोगे पॉटरी वगैरह बनाई जा रही है सर, ये सब भी हो रहा है। तो मतलब हर चीज बड़ी बेहतरीन थी, मैच्योर फेज बड़ा बेहतरीन था। लेकिन अब आप मुझे लॉजिक से बताइए, मुझे लॉजिक से बताइए कि अगर हम कह रहे हैं ये मैच्योर फेज था और अब हड़प्पा डिक्लाइन कर रहा है, तो ये सारे फीचर्स डिक्लाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट और रॉन्ग? अरे इस फेज में ये वाला जो फेज है इसको समझना है। लॉजिक कह रहा है कि भाई ये फेज है प्री हड़प्पा, यानी कि टाउन प्लानिंग अभी बेहतर हो रही होगी, उठ रही होगी, एग्रीकल्चर अभी थोड़ा बढ़ रहा होगा, ट्रेड थोड़ा थोड़ा उठ रहा होगा, क्राफ्ट हल्का हल्का बन रहा होगा, पॉटरी उठ रही होगी। लेकिन इस फेज में आते ही ये सब अपने एकदम पीक पे चले गए हैं, ये अपने पीक पे चले गए, है ना, ये सब अपने पीक पे चले गए, राइट। लेकिन जैसे ही आपका पोस्ट हड़प्पा फेज आएगा तो डोंट यू थिंक कि अब ये डिक्लाइनिंग फेज पे आ जाएंगे, अब जितनी चीजें थी सब डिक्लाइन करेंगी। यानी कि वो सारे फीचर्स जो एक शहर के थे, एक अर्बनाइजेशन के थे, टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट, पॉटरी, ये सब डिक्लाइन करेगा, राइट और रॉन्ग? तो आप देखोगे इन द पोस्ट हड़प्पा फेज यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर जो हड़प्पा है ये आपका कैसा था? यहां के लोग अब वापस से एक चालकोलिथिक कल्चर में कन्वर्ट हो गए थे। ओए होए होए होए, एक चालकोलिथिक कल्चर में फिर से कन्वर्ट हो गए। यानी कि यहां के लोग आप देखोगे एक रूरल लाइफ फिर से जीने लग जाते हैं, एक रूरल कम्युनिटी लाइफ फिर से आ गई है। कॉमन बात है कि नहीं? जब शहर की चीजें डिक्लाइन करेंगी तो फिर से आप क्या करोगे? आप गांव की तरफ आ जाओगे, है ना। ये साइड डिक्लाइन क्यों करी? हमने देखा अलग अलग रीजन से डिक्लाइन के, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये डिक्लाइन करेंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अर्बनाइजेशन के फीचर्स जो हैं वो खत्म होने लगेंगे और हम फिर से एक गांव की तरफ बढ़ने लगेंगे, है ना। एक चालकोलिथिक लाइफ थी, चालकोलिथिक लाइफ एक रूरल लाइफ थी। तो पोस्ट हड़प्पा फेज में भी आप देखोगे तो बहुत सारी रूरल लाइफ के फीचर्स अब आपको देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हंशिका कोई बात नहीं, कहीं कहीं आपको 2600 मिलेगा, है ना, कहीं कहीं आपको 2900 मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब अप्रॉक्स में चल रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं रख रहा है, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए क्लियर है यहां तक? सोसाइटी इन पॉलिटिकल सिस्टम, तनुश्री, सब हम लोग बाद में देखेंगे। यहां तक सब लोग समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम इज हियर? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिक्लिनेशन? आयुषी भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे शहर हुआ करते थे, है ना, ये साइट शहर हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था,
खराब हो गया, खराब हो गया। ये जो ट्रेड हो रहा था मेसोपोटामिया से, वो खत्म होने लग गया। तो भाई बाहर से जो चीजें आ रही थी अब वो नहीं आ रही हैं, है ना। कॉपर उनको अब नहीं मिल रहा है, राइट, या हम कहेंगे टिन नहीं मिल रहा है। इतनी जबरदस्त क्राफ्ट था, बीड मेकिंग की फैक्ट्री हुआ करती थी, माला बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, अब नहीं बनेंगे। पॉटरी इतनी अच्छी थी, अब वो डिक्लाइन कर गई है। तो ये पोस्ट हड़प्पा का फेस होगा। क्लियर हो गया यहां तक बात? ठीक है ना। बाकी जितनी चीजें हैं अगर आपको किताब में मिल रही हैं, सो डोंट वरी, उसको हम लोग एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहां तक आप लोगों को बेस बना के नहीं बना। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपका पहले अभी बेसिक क्लियर करना, फाउंडेशन बिल्ड करना। एक बार नींव स्ट्रांग हो गई ना भाई, तो उसका कुछ भी कर सकते हो। सर डिक्लाइन में जब खत्म हुई तो चालकोलिथिक कहां से आ गया? अब भैया इनको याद दिलवाओ चालकोलिथिक। यही तो दिक्कत है ब्रो, यही दिक्कत है। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट, कि जब ये डिक्लाइन करी तो चालकोलिथिक कहां से आया? एनीवन, लेट मी सी कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। सवाल अच्छा है, बट एक्सप्लेन कौन करेगा? कोई लॉजिक लगा सकता है इसमें कि सर ये ऐसे आया होगा, सर ये इस वजह से आ गया होगा? एनीवन हु कैन टेल दिस लॉजिक, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस लॉजिक, ऐसा क्यों हुआ होगा? एनीवन? हाँ, चालकुलेटिक पीछे से चल ही रहा है, बहुत बढ़िया अभय कुमार ने बोला, बहुत बढ़िया बोला। चालकुलेटिक टाइम चलेगा 700 तक, यार बहुत बढ़िया बात है। अरे भाई अलग अलग टाइम है ना, आपकी हड़प्पा एज चल रही है कहाँ, अलग जगह पे, लेकिन चालकुलिथिक तो बीच में चल ही रहा है ना भाई। अगर आप मैप देखो, अगर आप मैप देखो दोस्त, भूल गए आप इस बात को, भूल गए आप इस बात को। देखिए यहां पर भाई हड़प्पा कहाँ चल रहा है? हड़प्पा चल रहा है ये एरिया में, हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन ये पीरियड क्या है भाई? ये पीरियड है सर 3200 से लेकर 1700 बीसी का पीरियड है, जब हड़प्पा चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है। लेकिन कंट्री में बाकी जगह मैंने क्या बताया था कि भाई बाकी जगह सर यहां पर कॉपर है, कॉपर कॉपर मिल रहा है ना सर। ये क्या था? ये आपकी अहड़ साइट हो गई। फिर सर यहां पर हमको क्या, मालवा और कायत कल्चर मिल रहा है। सर यहां पर क्या, हमको जारवे कल्चर मिल रहा है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? आप देखोगे दिस वॉज दी मालवा कल्चर, कायत कल्चर, मालवा कल्चर। दिस वॉज द जारवे कल्चर। जारवे जारवे कल्चर का टाइम पीरियड क्या था भाई? 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी तक ये टाइम पीरियड चल रहा है ना। ऐसे ही आप देखोगे अहड़ कल्चर चल रहा था, अहड़, राइट। और हमने देखा था कि भाई चालकोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड क्या है? अल्टीमेटली चालकोलिथिक कहां से कहां तक चल रहा है? सर ये तो शुरू हुआ था लगभग अप्रोक्सीमेटली 4000 बीसी के आसपास से लेकर 700 बीसी के आसपास तक। और भूल के रहो भाई, नियोलिथिक भी तो कहीं कहीं चल रहा है, नियोलिथिक भी तो कहीं कहीं चल रहा है। लोग अभी भी कहीं कहीं क्या कर रहे हैं? वही स्टोन एज जी रहे हैं। अभी भी लोग कहीं कहीं क्या कर रहे हैं? स्टोन एज जी रहे हैं। भाई ये तो शुरू हुआ था सर 9000 बीसी के आसपास से, और ये गया था 1000 बीसी के आसपास तक, राइट है? राइट आ रहा है? तो कहीं कहीं तो अभी भी क्या चल रहा है? यही न्यूलिथिक चल रहा है। लोग बेसिक फार्मिंग कर रहे हैं, अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक फार्मिंग रह रहे हैं, है ना। अभी भी ऐसे ही लोग यहाँ रह रहे हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इंडस वैली का टाइम पीरियड अलग है, जगह अलग है, बाकी सब चीज की जगह अलग है, टाइम पीरियड अलग है। ये बात समझ में आ गया? किस किस को ये बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? यस प्लीज। प्री हड़प्पा में कुछ नहीं करना है श्वेता, वो कभी नहीं करना है, इनफैक्ट हमको कभी नहीं करना है, मतलब कुछ ज्यादा है ही नहीं उसमें प्री हड़प्पा में, ठीक है ना। हड़प्पा यहीं सवाल आते हैं, ये मैं आपको करा दिया। यहां पर कितने लोगों को ये बातें क्लियर हो गई? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग समझ में आ गया हो तो प्लीज आप कर दीजिएगा, और नहीं आया तो डाउन करिएगा। क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत? हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां पर एंड हो गई। नेक्स्ट फेज की जो शुरुआत होने जा रही है, दैट इज योर वैदिक पीरियड, दैट इज योर वैदिक पीरियड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस प्लीज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस प्लीज बताइए जरा। यहां तक सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं कि नहीं? यहां तक सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं कि नहीं?
क्लियर है? क्लियर है? यस, नो, क्लियर, 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 एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं वेट ही कर रहा हूँ, तो स्टॉप पोल कर देता हूँ और रिजल्ट देखूँ तो 97.42% स्टूडेंट्स ने बोला है यस। तो 2.5% बच्चों से मैं बोलूंगा प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिएगा और फिर आप इसको दोबारा देखिएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है मेरे भाई, कहानी कुछ ऐसी है मेरे दोस्त। चलिए, चलिए, ये सारा जो लिखावट है उसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, उनको लिखा रहने देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं। यू वांट मी टू कीप दिस? आप चाहते हो मैं ये आपको रखा रहने दूं, या ये आप चाहते हो कि उसको हटा दूं? मैं जो लिखा हुआ पोर्शन है उसको हटा दूं या रखा रहने दूं, बताइए जरा। जैसा भी हो, लड़ाई झगड़ा कर लीजिए फिर बता दीजिएगा। चलिए, तो कहानी कुछ हमारी यहाँ पर चली है, कुछ ऐसी हो गई है साहब कि सर हमने जो है पहले क्या देखा, सर हमने पहले पैलियोलिथिक को यहाँ देखा, या फिर हम कह सकते हैं हाँ सर पैलियोलिथिक को हमने देखा सर, पैलियो पैलियोलिथिक को देखा सर, पैलियोलिथिक को देखा। फिर सर उसके बाद हमने मीजोलिथिक को देखा सर। फिर सर हमने यहाँ पर नियोलिथिक को देखा सर, राइट सर, नियोलिथिक को देखा। सर उसके साथ साथ जब हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ रहे थे तो सर हमने देखा ये 1000 बीसी तक जाएगा लगभग। तो सर हमने देखा कि वहीं पर क्या, वहीं पर सर कॉपर का कुछ एज चल रहा है। तो सर हमने यहीं पर चाल्कोलिथिक को देख लिया सर, चाल्कोलिथिक को देख लिया। और सर हम देखेंगे कि उसी बीच में कहीं ना कहीं हमने क्या किया सर, हमने रफली कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देख लिया, हमने इसको भी देख लिया, राइट और रॉन्ग। अब जो अगला फेज हमारा आने जा रहा है दैट इज योर आफ्टर दिस फेज। हमने इंडस वैली भी देख लिया, चारकोलिथिक भी देख लिया। अब हमारा फेज आ रहा है इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद। हमारा इंडस वैली कब डिक्लाइन कर रहा है? 1700 बीसी के आसपास। न्यूलिथिक कब चल रहा है? 1000 बीसी। तो हम इसके बाद ही देख रहे हैं हमारा जो अगला फेज शुरू हो रहा है दैट इज द वैदिक पीरियड, दैट इज द वैदिक पीरियड, ठीक है। यहां से अब हम लोग कहानी जो है वो आगे शुरू करेंगे, क्लियर है? और ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, ठीक है। ट्रेड डिक्लाइन, सो नो टिन वाज इंपोर्टेड, ओनली कॉपर एग्जिस्टेड इन इंडस वैली। यस, ट्रेड डिक्लाइन कर गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात दोस्तों? इज दिस पॉइंट क्लियर? इस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग यहां से आज पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस फेज। देखो, अब यहां पर जो कहानी शुरू होती है, कहानी जहां खत्म हुई वहीं से शुरू होगी। हड़प्पन पीरियड का डिक्लाइन होता है, ठीक है। हड़प्पा पीरियड जो है वो डिक्लाइन किया, राइट। हड़प्पन पीरियड जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है, राइट। अरे यार, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है सर, लगभग शुरू होती है 3200 के आसपास से लेकर, और सर मैच्योर फेज हमको कहीं ना कहीं 2600 2900 के आसपास देखने को मिलता है। सर ये चलता है टिल रफली अराउंड सर 1700 बीसी के आसपास, नहीं इसको ही चलेगा सर का लगभग 1900 बीसी के आसपास, और डिक्लाइन हो जाता है सर 1700 बीसी के आसपास। एक बात है, अब सर 200 साल के आसपास का गैप है, और उसके बाद हमको फिर एक यहाँ पर पीरियड देखने को मिल रहा है। 200 सालों का यहाँ कुछ गैप है, ठीक है। और गैप क्या है, हम कह सकते हैं कहीं कहीं अभी भी इंडस वैली चलेगी। इंडस वैली की कुछ साइट आपको 1200 1300 तक भी देखने को मिलेंगी, 1200 1300 तक भी देखने को मिलेंगी। लक्ष्य को कोई बताओ सर, पोस्ट हड़प्पा नहीं कराएंगे क्या? बेटा क्या है ये? क्या है ये? अरे ये वाला फेस पोस्ट हड़प्पा यही है। इस पोस्ट हड़प्पा के फेस में ये जितनी सारी चीजें हैं, यही समझना है कि वो सब डिक्लाइन हो रही होंगी, और वो क्या हुआ, चालकोलिथिक में कन्वर्ट हो गई और रूरल लाइफ आ गई। यही चीज पोस्ट हड़प्पा का, अभी इतना ही समझना है। यहाँ पर देखो, आपको मैंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये आप पढ़ोगे तो यही लिखा मिलेगा। ये देखिए पोस्ट हड़प्पा है, पोस्ट हड़प्पा फेज, ठीक है। क्या है, द हड़प्पन कल्चर सीम्स टू हैव फ्लरिश्ड टिल 1900, ठीक बात है। इसके बाद जो यहाँ का अर्बन फेज था वो क्या हुआ, जैसे राइटिंग का, ब्रिक वर्क का, स्टैंडर्ड वेट्स का, मेजरमेंट का, प्रैक्टिकली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, डिक्लाइन करने लगा, है ना। वो सारी जो ह्यूमिजिनिटी थी, स्टाइलिस्टिक जीवन जहां हड़प्पा का, वो क्या हो गया, वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, स्टेज वॉज मार्क्ड बाय शार्प डाइवर्सिटी, वो डिक्लाइन होने लगा। वो क्या होने लगा, वो डिसअपियर होने लग गया, राइट। यही सब बातें लिखी हुई हैं।
लेट हड़प्पा प्राइमरीली क्या हो गए, चालकोलिथिक कल्चर हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से लोग जो है स्टॉक रेजिंग कर रहे हैं, फिर से लोग एग्रीकल्चर हंटिंग एंड फिशिंग करने लग गए। चालकोलिथिक का मतलब क्या है, रूरल लाइफ हो गई, तो रूरल लाइफ में क्या हुआ, ये सब काम होगा, तो वही सब हमने देखा, यहाँ पर वही सब बातें आ रही हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे लगभग फ्रॉम द ईयर 1500 बीसी के आसपास से, मैं 1500 बीसी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमको आर्यंस जो है इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके अराउंड देखने को मिलते हैं। 1500 बीसी से एक फेज शुरू होगा वैदिक पीरियड का, यहां से फेज शुरू होगा वैदिक पीरियड का। वैदिक पीरियड जो है इसको हम लोग आप देखोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1000 बीसी, और 1000 बीसी से लेकर आप देखोगे 600 बीसी, 600 बीसी, ये दो पार्ट्स में यहां पर जो है हम वैदिक पीरियड को डिवाइड करते हैं। तो वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आपका हो गया 1500 से लेकर 1000 बीसी, और एक हो गया 1500 से लेकर 600 बीसी। ये वाला फेज, ये वाला फेज जो 1500 से लेकर 1000 बीसी का है, इट इज रिफर्ड टू एज ऋग वैदिक पीरियड, इसको हम बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड। और ये वाला फेज जो यहां से लेकर यहां तक चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। इनफैक्ट इस वाले फेज को हम लोग एक नाम से और बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अर्ली वैदिक पीरियड, इट इज रिफर्ड टू एज दी अर्ली वैदिक पीरियड। इसीलिए मैं आपको इसको जो है लैटर वैदिक पीरियड बोल रहा हूं। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गया? वैदिक पीरियड को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, एक होगा आपका ऋग्वैदिक पीरियड, एक होगा लेटर वैदिक पीरियड। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, ये बात समझ में आ गया? क्लियर, क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इसलिए अपना बैकलॉग्स पहले आप क्लियर कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, तब आप लोग आइए। चलिए यहां से शुरू करते हैं कहानी को जानना, कहानी को बूझना। तो भाई बेसिकली यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि वैदिक पीरियड की शुरुआत जो है वो हम लोग ने देख लिया कि भाई दो पार्ट्स में चलेगा कहानी। तो पहले हम लोग वैदिक पीरियड को शुरू करें, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको यहां पर जाननी होगी। पहले हेडिंग डालिए, एडवेंट ऑफ द आर्यंस, एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, जहां पर पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती थी, अब वहां पर हमें डिफरेंट प्रकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। 1700 बीसी के आसपास इंडस वैली डिक्लाइन हो गई, कुछ साइट्स अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं, अब वो डिक्लाइनिंग फेज में है, उतनी ताकत, उतना टेक्नोलॉजी, उतनी मॉडर्नाइजेशन है नहीं, क्राफ्ट उतना बचा नहीं है, इकोनॉमी में हड़प्पा की, इंडस वैली की इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है नहीं। अब इतना पोटेंशियल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अब वो उतने पावरफुल नहीं है। तो हमें पता चलता है कि बाहर से आर्यंस भारत में आ गए थे, आर्यंस जो है वो इंडिया में पहुंचे, और आर्यंस का एडवेंट जो है इंडिया में हमें समवेयर अराउंड यूल सी कि यहां पर हमको देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? सर वैदिक पीरियड के साथ साथ चालकोलिथिक पीरियड भी चल रहा है, हाँ टाइम पीरियड आप देखो, बट आप अगर नोटिस करिए तो आहड़ कल्चर 2100 से लेकर 1700 1800 तक डिक्लाइन कर चुका है, आहड़ कल्चर खत्म हो गया है। भाई मैंने आपको सारे कल्चर्स का टाइम पीरियड ही बताया था ना, आहड़ कल्चर जल्दी खत्म हो गया, कायथ और मालवा कल्चर भी खत्म हो चुका है, इट इज ओनली द जारवे कल्चर विच इज रनिंग, साउथ में है वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन आहड़ और कायथ और मालवा कल्चर ही खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? अब पहला सवाल यही है कि ये आर्यंस कहाँ से इंडिया आए, है ना, इसको लेकर बड़ा सवाल है कि भाई ये आर्यंस थे कौन, है ना, हु वेर द आर्यंस, पहला सवाल तो यही है, भाई आर्यंस थे कौन। देखिएगा प्लीज मेक दिस चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए, ये बना लीजिएगा सभी लोग। पहला सवाल है कि भाई आर्यंस थे कौन, हु वेर द आर्यंस, हु वेर आर्यंस, सवाल तो यही होगा कि सर आर्यंस थे कौन, है ना। अब इसको लेकर देयर आर मेनी थ्योरीज, इसको लेकर देयर आर मेनी थ्योरीज, कई सारी थ्योरीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं कि भाई क्या क्या चीजें थी, कई सारी थ्योरी है। एक है थ्योरी कि भाई ये जो आर्यंस है ना, ये वो लोग थे जो आप देखोगे
ओरिजिनली दे बिलोंग टू द स्टेपीज, वो सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे। ठीक है ना, पहला पॉइंट समझ में आ गया। हु वर द आर्यंस, यहां पर आर्यंस कौन है? ओरिजिनली आप देखोगे सो दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ स्टेपीज, और वो सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे। जो लोग सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे उनको आर्यंस कहते थे। ओरिजिनली वो स्टेपीज को बिलोंग करते थे और वो इंडिया पहुंचे। ठीक है ना, वो इंडिया पहुंचे। तो हु वेर द आर्यंस, तो कई थ्योरीज है ना। एक थ्योरी क्या कहती है, एक थ्योरी क्या कहती है, वो कह रही है कि भाई वो लोग जो रशिया सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे उन लोगों को हम आर्यंस कहते थे, वो आर्यंस यहां से इंडिया पहुंचे। एक थ्योरी ये कहती है। एक थ्योरी ये भी कहती है, एक थ्योरी ये ओरिजिनली यहां पर देखो आर एस शर्मा सर ने इसी को मान के चले हैं, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, है ना। तो पहली मैंने आपको वही लिखा दिया कि सेंट्रल एशिया से आए थे वो लोग। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे। अब इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि आर्यंस कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि इनकी एक थ्योरी ये भी कहती है आर्यंस की, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक थ्योरी इनकी ये भी कहती है कि भाई ये यूरोप से माइग्रेट करके आए थे, है ना। ये यूरोप से माइग्रेट किए थे, माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप हुआ था, माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप। तो ये जो कहानी है कि ये यूरोप से माइग्रेट हुए थे, ये किसने दी है? ये मैक्स मुलर की कहानी है। मतलब मैक्स मुलर ने ऐसी थ्योरी यहां सजेस्ट करी थी कि आर्यंस जो है वो यूरोप में रहते थे, वहां से आए हैं। ठीक है ना, वहां से आए। अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो सॉरी मैं उल्टा लिख गया। ये जो थ्योरी है सेंट्रल एशिया की, ध्यान रखिएगा, ये जो सेंट्रल एशिया की थ्योरी है, सेंट्रल एशिया वाला, ये मैक्स मुलर की थ्योरी है। ठीक है ना, मैक्स मुलर की थ्योरी ये कहती है। ठीक है, उसके अलावा जो हम दूसरा यहां पर पॉइंट लिख रहे थे वो देखिएगा कि ये लोग कहां से आए थे। ये लोग रशिया को बिलोंग करते थे, रशिया से आए थे। ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी किसने दी है? ये दी है विलियम जोन्स ने, है ना। रशिया से माइग्रेट करके भारत पहुंचे, माइग्रेट किए। ये थ्योरी किसने दी है? ये दी है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने हमें ये थ्योरी यहां पर दी है। ठीक है, एक तो ये भी हो गया। अब इसके साथ साथ आप देखोगे नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक साहब की भी एक थ्योरी है। उनका कहना यह था कि भाई ये लोग जो आर्यंस है ना, ये कहां से आए? दे बेसिकली केम फ्रॉम वेयर? दे आर्कटिक रीजन से आए थे। कहां से आए हैं? आर्कटिक रीजन से आए हैं, आर्कटिक रीजन से आए हैं। ये थ्योरी किसने दिया? आर्कटिक रीजन थ्योरी किसने दिया? ये पूछ सकता है कभी, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको। ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। इनका यहां पर यह मानना था कि ये आर्यंस यहां से आए थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक थ्योरी यहां पर यह कहती है नंबर 4 कि कहां से आए थे। नोट कर लीजिएगा, माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप, यूरोप, रशिया नहीं, रशिया तो हो चुका है। माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप बेटा, यूरोप। ठीक है, फोर्थ, प्लीज, फोर्थ थ्योरी क्या कहती है, नोट करिएगा, कि स्वामी विवेकानंद की थ्योरी है कि ये तिब्बत से आए थे, तिब्बत से आए थे। तिब्बत थ्योरी किसने दिया है? इस थ्योरी को स्वामी विवेकानंद ने दिया है, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी ने इस थ्योरी को दिया हुआ है। नंबर 5, नंबर 5 एक थ्योरी और एग्जिस्ट करती है, और ये इंडियन थ्योरी है, ये इंडियन थ्योरी है। और इसको किसने दिया हुआ है? इट इज गिवन बाय एसी एसी दास, एसी दास एंड डॉक्टर, नोट करिएगा, संपूर्णनंद। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये लोग का थ्योरी है, ये अलग अलग थ्योरी है कि भाई आर्यंस कहां से आए थे। बात समझ में आ गया है? ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई? दिवेश, नहीं दिवेश कहाँ है यार? उसको एक बार रिफ्रेश करो ना, उसको एक बार एग्जिट करके फिर खोलो। चैट ही नहीं, हमारी चैट रुकी हुई है ना। तो रिफ्रेश कर लो एक बार।
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ द आर्यंस में पहला बात समझ में आ गया कि आर्यंस कौन थे। ऐसी ये 5 थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्योरी मैक्स मुलर ने दिया कि भाई ये लोग सेंट्रल एशिया, सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे, ओरिजिनली स्टेपीज को बिलोंग करते थे, ये लोग यहाँ पर क्या है, आर्यंस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर विलियम जोन्स की एक थ्योरी है कि भाई ये लोग जो यूरोप से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं वो लोग हैं यहाँ पर आर्यंस। फिर एक थ्योरी कहते हैं कि भाई आर्कटिक रीजन में पहले रहते थे, ये लोग इंडिया पहुंचे हैं, ये हैं आर्यंस। फिर एक थ्योरी है स्वामी विवेकानंद जी की, कहते हैं तिब्बत, अब तिब्बत में रहते थे, है ना, ये लोग जो है तिब्बत में रहते थे, भारत आ गए, और ऐसा हमको ऋग्वेद में पता चलता है, तो ये एक थ्योरी है। इंडियन थ्योरी मतलब कि भाई इनका इंडिया इन्हीं का घर था, है ना, देवर पहले से प्राइमरीली वो इंडिया में ही रहते थे, ये भी एक थ्योरी है। ठीक है ना, इंडियन थ्योरी ये कहती है कि देवर प्राइमरीली द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया ओनली, एक थ्योरी ये भी है, डॉक्टर AC दास और डॉक्टर संपूर्णन की। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो लिटरेरी एविडेंस ऐसा कहते हैं कि भाई, ये कहते हैं कि भाई इनका प्राइमरी होमलैंड जो है वो सप्त सिंधु का एरिया रहा था, जहां 7 नदियां जो हैं, हड़प्पा वाला एरिया जो है, वहीं पर ये इनका प्राइमरी होमलैंड था। ये बात समझ में आ गया? तो ये चीज यहां पर है। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो RS शर्मा में भी है, आपको मिलेगी, वो ये है कि भाई सेंट्रल एशिया से आए थे और आर्यन का इन्वेजन हुआ था। ये बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई यहां पर दोस्तों। दूसरी बात आप देखिए इनकी लैंग्वेज के बारे में, पॉइंट नंबर 2, इनकी आप लैंग्वेज देखिए। लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज में देखने को मिलेगा कि यार ये लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, ये मोर और लेस सिमिलर टाइप की लैंग्वेज बोलते थे। ऐसी लैंग्वेज जो हमें कहाँ मिल रही है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे यहां पर कुछ फ्लोरा, कुछ फौना के नाम हैं, ऐसे ऐसे सिमिलर नेम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो नाम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, समझ रहे हो ना आप, इट्स नॉट लाइक कि इंडिया और यूरोप में बोलने वाली लैंग्वेज, दैट इज नॉट इंडो यूरोपियन। ठीक है ना, इंडो यूरोपियन का मतलब ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंडो यूरोपियन का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी लैंग्वेज जो आपका कुछ कुछ एरियाज में है, इंडो यूरोपियन कई सारी एरियाज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों का नाम जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिया जा रहा है, वही सिमिलर नाम हमको यहाँ पर इंडिया के लैंग्वेजेस में मिल रहा है। कुछ जानवरों के नाम जो हमको यूरोपियन लैंग्वेज में मिल रहे हैं, वो हमको इंडियन लैंग्वेज में मिल रहे हैं। तो सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर चीजें जो है वो हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, सिमिलर चीजें जो है हमको देखने को मिल रही है। क्लियर है? फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी पे आइए, पॉइंट नंबर सी पे आइए। जैसे अब हमें कैसे कह सकते हैं सर इनके बारे में और चीजें बताइए कुछ, हाउ कैन वी से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो लोग थे, ये जो लोग थे इंपॉर्टेंट, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, ये जो लोग थे आर्यंस, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, मतलब कैसे कहाँ रह रहे थे, क्या करते थे ये आर्यंस। तो एक्चुअली आप देखोगे ये पैस्ट्रोलिज्म करते थे। पैस्ट्रोलिज्म, पैस्टोलिज्म कर रहे थे, यानी कि जानवरों को चराना, ये सब काम यहाँ पर हो रहा है। पैस्टोलिज्म वाज द वर्क दे वर डूइंग, पैस्टोलिज्म वाज द वर्क दे वर डूइंग। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है ना। एग्रीकल्चर को भी जानते हैं, हाँ जानते हैं, एग्रीकल्चर भी जानते हैं ये लोग, हाँ जानते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो है नॉट नॉट डोमिनेटिंग, एग्रीकल्चर अभी डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है। डोमिनेटिंग क्या है इकोनॉमी के अंदर? पैस्टोलिज्म है। डोमिनेटिंग क्या है? पैस्टोलिज्म है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर डी पे आ जाइए, पॉइंट नंबर डी पे आ जाइए, प्लीज लिखिएगा। सोसाइटी जो है वो कैसी है? मेल डोमिनेटेड थी। सोसाइटी कैसी है इनकी? हाउ इज द सोसाइटी? सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड। किसकी? आर्यंस की। सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, प्लीज ये नोट करिएगा। सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, प्लीज नोट, प्लीज नोट। ठीक है, एंड देन इंपॉर्टेंटली आपको इनके जो आर्यंस आए थे ना, इनके पास हॉर्सेस थे और वो बहुत जबरदस्त थे। हॉर्सेस का यहाँ खेल पूरा जो है वो हो जाएगा। क्या? पॉइंट नंबर ई, हॉर्सेस, हॉर्सेस थे इनके पास, जिसकी वजह से आर्यंस कुड, आर्यंस कुड स्विफ्टली मूव, आर्यंस कुड स्विफ्टली मूव। दैट इज व्हाट, ये उनको एडवांटेज दिया, एडवांटेज ओवर लोकल
पीपल। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या है, जरा समझिए इसका मतलब क्या है। भाई घोड़े अगर उनके पास है, आर्यंस के पास घोड़े, तो इसका मतलब क्या है कि जहां वो लोग आए, इंडस वैली जहां पर पहले बसी थी वहीं पर आके बसे ये लोग आके, तो वहां पर जो थोड़े बहुत लोग बचे भी होंगे, अब वो उनके पास बोल वैसे ही डिक्लाइनिंग फेज पे थे, उनकी पावर वैसी खत्म हो रही है। तो ये जो आर्यन से घोड़े से आए हुए हैं, ये बहुत स्विफ्टली मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो ये लोकल लोगों को तो एकदम ऐसे ही कुचल देंगे, है ना, ऐसे ही यहां पर खत्म कर देंगे। तो यस, तो ये इनके पास पावर थी। तो आर्यंस के बारे में दिस इज इंपॉर्टेंट कि हु आर द आर्यंस, कई सारी थ्योरीज है, मैंने आपको थ्योरीज डिस्कस करी, ठीक है ना। फिर उसके बाद लैंग्वेज कैसी बोल रहे थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोल रहे थे, ठीक है। पैस्टोरलिज्म का मतलब होता है बेटा जानवर चराई करना, पैस्टोरलिज्म हर्डिंग करना, डोमेस्टिकेशन करना एनिमल्स का, ये सब काम चल रहा था। सोसाइटी कैसी थी, मेल डोमिनेटेड है ना। वॉर्स में घोड़ों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉर बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस कहां थी, वॉर्स के अंदर थी, लड़ाइयों में थी। तो जब ये लोग भारत पहुंचे, तो आप मुझे बताइए, अब आप थोड़ा इमेजिन करिए एंड लेट मी नो कि इफ दीज पीपल आर रीचिंग इंडिया, तो आर्यंस की जो लोग पहुंचेंगे इंडिया में, तो क्या वो लोग इंडिया वाले लोग शांति से देखते रहेंगे, क्या इंडिया वाले लोग शांति से देखेंगे? अगर आर्यंस की थ्योरी ये है कि भाई सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना, तो क्या ये लोग देखते रहेंगे? नहीं भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है वहां पर लड़ाई होगी, वहां पर लड़ाई होगी। तो उस लड़ाई को हम बोलते हैं बैटल ऑफ दसराजन, बैटल ऑफ दसराजन, ठीक है। सर मेल डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? साक्षी घर में सिर्फ पापा की चल रही है, मम्मी की चली नहीं रही है, भैया जो है दबाव बनाए हुए है ना, साक्षी की एक नहीं चल रही है। साक्षी को बोला गुड नाइट तो गुड नाइट, साक्षी को बोलो गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पर पहले बिफोर मूविंग अहेड व्हाट आई वांट टू से कि ये जो वर्ड है ना आर्यन, अब देखो आर्यंस की बात करेंगे। आर्यंस सबसे पहले हमें कहां देखने को मिलते हैं? आर्यंस दे फर्स्ट अपीयर्ड वेयर इन सेंट्रल एशिया, हमको पहले देखने को मिलते हैं। तो जो थ्योरी है वो यही, फर्स्ट अपीयर्ड, हम पहली वाली थ्योरी मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट कहां अपीयर हो रहे हैं, ये सेंट्रल एशिया में हमको देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल एशिया के आसपास हमको ये देखने को मिलते हैं, फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंटली ये जो आर्यंस वर्ड है ना, it is made from the word arya, it is made from the word arya, and this word arya you will find it comes in rigved 36 times, 36 टाइम, 36 बार ये वर्ड ऋग्वेद के अंदर आता है। ऋग्वेद के अंदर ये वर्ड कम से कम 36 बार आता है। तो हमें वहां से ही पता चलता है, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर एक वर्ड आ रहा है आर्या, 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 तो वो आर्यंस को रिफर कर रहा है। और ये ऋग्वेद क्या होती थी? ऋग्वेद इज व्हाट? ऋग्वेद इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। क्या है ये? ऋग्वेद इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ हिम्स है, नॉट पोएम्स, हिम्स, है ना, कलेक्शन ऑफ हिम्स। अब हम इन हिम्स को क्या पढ़ रहे हैं? एक तरह से हम जब पूज रहे हैं भगवानों को, उस वक्त किसको? अग्नि हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, है ना, इंद्र हो गए, इन सबको वर्शिप कर रहे हैं। तो हम ऋग्वेद में लिखी हुई हिम्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गया? एक तो ये चीज है सर, ये तो हो गया एक कहानी कि सर ऋग्वेद में लिखा हुआ है, बट क्या हम खाली ऋग्वेद की बातों को मान लें? क्या हम खाली ऋग्वेद के टेक्स्ट को मान ले, सच्चाई मान लें? क्या ये बाइसनेस नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी बाइसनेस। तो भाई कैसे बताएंगे? और क्या तरीका है? एक तरीका है कि जो बातें हमको ऋग्वेद के अंदर देखने को मिली हैं, वही चीज हमको देखने को मिली है। ये क्या है ऋग्वेद? ये आपको इंडियन टेक्स्ट मिलेगा, दिस इज एन इंडियन टेक्स्ट, राइट। सिमिलरली हमको एक ईरानियन टेक्स्ट मिला, एक ईरान का टेक्स्ट है, एक ईरानियन टेक्स्ट है, जिसको बोलते हैं एवेस, जिसको बोलते हैं अवेस्टा। क्या बोलते हैं इसको? अवेस्टा। प्लीज नोट किया जाए, इट इज रिफर्ड टू एज अवेस्टा। तो जैसे हमारा एक टेक्स्ट है इंडियन टेक्स्ट ऋग्वेद, इन सब में ये सब बातें लिखी हुई हैं, सेम तरह की बातें हमको ईरान के टेक्स्ट अवेस्टा में देखने को मिलती हैं। तो ये कोइंसिडेंस तो होगा नहीं मात्र कि यहां पर जो लिखा है वो यहां पर भी लिखा है। इसका मतलब ये एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो बातें इसमें लिखी हैं मोर और लेस वही चीजें आपको यहां मिलेंगी। इसका मतलब यस, ये बात जो लिखी है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है ना, वो कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है। क्लियर है बात? ठीक है ना, वो बात समझ में आ गई? बेटा घोड़े होंगे तो चैरियट्स भी आ जाएंगे देर सवेर, परेशान मत हो भी, ठीक है। तो ये सिमिलर नेम यहां पर यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमको यहां पर, ऐसे फॉर एग्जाम्पल सिमिलर नेम ऑफ गॉड्स देखने को मिले, सिमिलर नेम ऑफ गॉड्स देखने को मिले, ठीक है। ये नॉट ओनली दिस, इसके अलावा सर और क्या तरीका है? हाँ, तो पहला तरीका तो यही हो गया, हमको ऋग्वेद के थ्रू पता चला चीजों को बारे में। अरे क्या हो रहा है?
हमको ऋग्वेद के थ्रू पता चला सर, ठीक बात है सर। दूसरा, हमको ऐसे पता चला सर, ये एक तरीका हो गया। तीसरा हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। हमको आर्यंस के बारे में या इस पीरियड के बारे में कैसे, हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस यहाँ निकल के आते हैं। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है साहब, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है सर? एक इंस्क्रिप्शन आता है कैसाइट इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है इसका सर? कैसाइट इंस्क्रिप्शन। कैसाइट इंस्क्रिप्शन हो गया। फिर सर एक है आपका, लिखिएगा हेटाइट इंस्क्रिप्शन, लिखिएगा हेटाइट इंस्क्रिप्शन। हेटाइट इंस्क्रिप्शन हो गया, हेटाइट इंस्क्रिप्शन हो गया। तो कैसाइट इंस्क्रिप्शन और हेटाइट इंस्क्रिप्शन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी हमको जो है बताते हैं अबाउट द आर्यंस, ये भी हमको बता रहे हैं अराउंड ईरान। तो कैसाइट इंस्क्रिप्शन हमको इराक में मिल रहा है, इराक। अब देखो एक चीज अवेस्टा ईरान में जो बोली गई वो ऋग्वेद में मिल रही है। हमको इराक में एक इंस्क्रिप्शन मिला जो कि आर्यंस की बात कर रहा है। हमको हेटाइट इंस्क्रिप्शन टर्की में मिला, टर्की के एंटोलिया में, वो भी हमको बता रहा है आर्यंस के बारे में। तो वर्ल्ड के कई सारे टेक्स्ट हैं जो आर्यंस के बारे में हमको बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वर्ल्ड के कई सारे टेक्स्ट हैं जो हमको आर्यंस के बारे में बता रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एक स्लाइड और बची है, 5 मिनट और, 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट, क्योंकि इसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है? 2-3 मिनट। ये बात क्लियर हो गई दोस्त? इंस्क्रिप्शन से भी हमको आर्यंस के बारे में पता चल रहा है। ऋग्वेद के इंडियन टेक्स्ट में वही बातें लिखी हैं, मतलब अवेस्टा के अंदर वही बातें मिल रही हैं, और हमको आर्यंस के बारे में ऋग्वेद से पता चल ही रहा है। तो यार सोर्सेज हैं ये, दीज आर द सोर्सेज, ठीक है? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? कोई चीज पत्थर पे लिखी हुई है, दीवारों पे लिखी हुई है, इंस्क्राइब्ड है, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जड़ी हुई है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो आर्यंस जो इंडिया में आते हैं वो कब आए? आर्यंस इंडिया में कब अपीयर हुए? 1500 बीसी के आसपास। आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया कब से? आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया कब से भारत में अपीयर हुए? भाई 1500 बीसी में हुए। तभी तो यहीं से हम लोग वैदिक पीरियड की शुरुआत मान रहे हैं, तभी तो यहीं पे वैदिक पीरियड शुरुआत हुई। तो जब ये इंडिया आए तो सर 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। जब ये इंडिया आए तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें। भारत पहुंचे तो इनके पास टूल्स क्या क्या थे? इनके पास टूल्स क्या क्या थे ये देखते हैं। तो इनके पास टूल्स थे क्या? सॉकेटेड एक्सेस, सॉकेटेड एक्सेस एक ये टूल्स था इनके पास। अब ये आए भारत में, कहीं बाहर से आ रहे हैं, लोकल के लोग पहले से यहाँ पर रहते होंगे, तो जाहिर सी बात है इनको कुछ हथियार चाहिए लोकल के लोगों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए? सॉकेटेड एक्सेस। फिर आप देखोगे इनके पास क्या थी? इनके पास थी तलवारें, स्वार्ड्स, तलवारें भी इनके पास थी, ठीक है? फिर आप देखोगे इनके पास और क्या था? और भी इस तरह की चीजें, बनी हुई चीजें थी यहाँ पर, ठीक है? ये 2 बातें लिख लीजिए, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो ये कहां पर आए? ये भारत पहुंचे तो ये कहां पर रहे? वेयर डिड दे सेटल्ड? ये भारत पहुंचे तो सेटल्ड कहां पर हुए? सेटल्ड कहां पर हुए? तो ये सेटल्ड हुए जहां पर, कहां? जहां पर आपका सप्त सिंधु वाला एरिया है, ठीक है? दे सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रिवर, सप्त सिंधु के एरिया में, सप्त सिंधु के एरिया में ये सेटल होते हैं। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स जो था, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है? 7 रिवर्स, यानी कि वही नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वहीं पर जाके आसपास ये सेटल होते हैं। और एक बड़ी बात ध्यान रखना कि आर्यंस जो है वो एक बार में नहीं आए, आर्यंस केम इन वेव्स, कुछ कुछ वेव्स में आए। दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। आर्यंस जो है कुछ कुछ वेव्स में इंडिया आए, आर्यंस जो है कुछ कुछ वेव्स में इंडिया पहुंचे। यानी कि क्या हुआ कि कुछ एक यहाँ पर आप देखोगे कई सारे लाखों में तादाद में, हजारों की तादाद में आर्यंस जो है वो इंडिया आए, ठीक है? इंडिया आए, अब इंडिया में रह गए, वहीं पर उन्होंने, भाई इंडिया पहुंचे, जाहिर सी बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, कुछ हुआ होगा, इंडिया में रहे, वहीं रह गए, वहीं बस गए, वहीं के लोगों से शादी ब्याह हो गया, लड़की पसंद आ गई, किसी को सीटी बजा दिया, किसी को आंख मार दिया, लड़की पसंद आ गई और बढ़िया वहीं सेटल हो गए। फिर दूसरे सेट ऑफ आर्यंस पहुंचे इंडिया, देखा पहले से कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ आर्यंस तो पहले ही से रह रहे हैं, कुछ और लोकल के लोग भी हैं, है ना? तो भाई पहले से जो आर्यंस आ गए थे, आर्यंस बेसिकली क्या है आप ध्यान रखना, ये फेयर स्किन के लिए था, फेयर स्किन, ये फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए जाने जाते थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन। और जो लोकल के लोग रह रहे थे पहले से, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए जाने जाते हैं, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए जाने गए।
तो जब पहले वाले आर्यंस पहुंचे और लोकल के लोगों से मिले तो किसी के दिल में धक धक होना शुरू हो गया, है ना। टाइम ऐसा रहा होगा, जवानी फूट रही होगी, है ना। उनको देखा, उन्होंने उनको देखा, उनको लगा कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई किसी को नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब सभी को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में इलू इलू हो गया, है ना। शादी ब्याह रचा लिए। तो यहाँ पर कुछ आर्यंस पहले से रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ लोकल है, शादी ब्याह नहीं भी रचाए तो भी सेटल्ड है। तो ये लोग थोड़े जो है आर्यंस, ये क्या है, इनको बोला जा रहा है दासाज। दे आर रेफर टू एज दासाज, इनको दासाज कहा जा रहा है। जो लोकल के लोग हैं इनको दासयूज कहा जा रहा है, दासयूज। दे आर रेफर टू एज दासयूज। कुछ दासयूज भी हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ कि जब और आर्यंस पहुंचे, और डिफरेंट आर्यन सेंट्रल एशिया से पहुंचे, तो अब इनकी लड़ाई क्या हो रही है, यहाँ के लोगों से होने लगी। भाई नए फ्रेश लोग आर्यंस पहुंचेंगे तो आर्यंस तो पहले से मौजूद हैं, ये भी वही लड़ाकू, ये भी एकदम एकदम ताकतवर। तो बेसिकली अब दोनों ही ताकतवर हैं, तो जाहिर सी बात है इनको जगह बनानी पड़ेगी अपनी। तो इनकी लड़ाई यहां पर इन दोनों से हुई, यानी कि आर्यंस की लड़ाई जब हुई तो पहले से रह रहे आर्यंस जो दासाज हैं और जो लोकल के लोग हैं दास्यूज, ये इनके इनके ट्राइब के कुछ 5 लोग, 5 राजा, इनके ट्राइब के कुछ 5 राजा, तो ये 10 राजा हो गए। इसीलिए ये आर्यंस और ये यहां पर इनके ट्राइब के 5 राजा, इनके ट्राइब के 5 राजा, ये लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 राजन। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 राजन। 10 राजाओं की यहां पर लड़ाई हुई। तो इधर के लोग जो इंडिया में पहले से रह रहे थे, 5 आर्यन ट्राइब्स के थे, 5 लोकल ट्राइब्स के थे, दासाज और दास्यूज, ये 10 हो गए। और जो इनकमिंग आर्यंस हैं उनसे लड़ाई हो रही है, तो इसको बोल रहे हैं बैटल ऑफ 10 राजन। ठीक है ना। जो लोकल के शहर के राजा महाराजा, मतलब यहां पर जो बने होंगे, जो एरिया रूल कर रहे होंगे, उनके लिए भाई जाहिर सी बात है आर्यंस क्या कर रहे हैं, आर्यंस डोमिनेट कर रहे होंगे। अब लोकल के लोग तो वैसे ही बेचारे गरीब हो चुके हैं, चालकोलिथिक कल्चर में आ गए हैं। अब यहाँ जो लोग थे ये पावरफुल हैं, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा पावर होल्ड करते होंगे। तो इन लोगों के लिए, दासास जो थे, उनके लिए सोसाइटी में थोड़ा नरम दिल था, ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती थी, है ना। बहुत दिल से उनको पसंद किया जाता था। लेकिन दासयूज के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा था, है ना। ये ब्लैक कलर के थे, ब्लैक्स को माना जाता था और इनको दासयूज कहते थे। इनके साथ हार्श ट्रीटमेंट होता था, इनके साथ थोड़ा नरम दिल के होते थे, इनके साथ नरम, इनके साथ गरम। तो ये बैटल ऑफ 10 राजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जब लड़ाइयाँ हुई तो इसी में यहाँ पर आर्यंस की कई सारी ट्राइब्स बोली गई हैं, कई सारी ट्राइब्स हैं दोस्तों, है ना। और इसमें से आप देखोगे तो एक ट्राइब निकल के आती है। आप देखोगे वन ट्राइब इज बेसिकली जैसे भरत ट्राइब, है ना। एक ट्राइब है क्या, भरत ट्राइब। ऐसे ही आप देखो एक ट्राइब कौन सी है, त्रित्सु ट्राइब। क्या नाम है उसका, त्रित्सु, त्रित्सु ट्राइब, त्रित्सु ट्राइब। ऐसी कई सारी ट्राइब थी। तो ये दो ट्राइब्स अल्टीमेटली आप देखोगे तो वो डोमिनेट करती है, इंडिया के अंदर भी डोमिनेट कर रही है। और इसी ट्राइब भरत के नाम पे ही यू विल फाइंड कि हमारे कंट्री का नाम जो है वो भारत वर्ष पड़ गया है। इसी के नाम पे हमारा कंट्री का नाम है भारत वर्ष। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। ट्राइब्स मतलब लोग जो है एक एक आज भी देखते हो ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कुछ एक प्रकार का कल्चर फॉलो करते हैं, ट्राइब्स में लोग रह रहे हैं, कुछ वन एक प्रकार का कल्चर है ये फॉलो कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गया कैसे हमारा भारत का नाम यहां पर आया। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारा यहां तक पूरा कहानी। ठीक है, ये है पूरी कहानी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एंड दैट विल बी द बिगनिंग ऑफ, मतलब बिगनिंग क्या, अब कहानी सेट है, आर्यंस इंडिया में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जब आर्यंस इंडिया में आए, यानी कि वैदिक पीरियड जब शुरू हुआ, तो ये आर्यंस जो इंडिया में है, तो अब हमारे इकोनॉमी, सोसाइटी की पॉलिटी, रिलीजन, ये सब कैसा था, ये सब देखेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड नाइट। और हम लोग अब कल मिलते हैं, जिसमें हम लोग की बातचीत वैदिक पीरियड में आगे चल। इसको प्लीज आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।
ठीक है, आप लोग प्लीज अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को जो आज लेक्चर लिया है, और हो सके तो जितना पढ़ चुके हो सब अच्छे से देख लेना। कम रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम। कल ताबड़ तोड़ पढ़ाऊंगा, ताबड़ तोड़, मजा आ जाएगा भाई, देख लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं। चलिए, अर्ज किया है आप लोगों की हैवी डिमांड पे एक हैवी शायरी आ रही है, संभाल लोगे? संभाल लोगे कि नहीं बताओ? संभाल लोगे तो बताओ, सुनाए, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। देखो, अर्ज किया है, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। अमीनाबाद इज अ मार्केट इन लखनऊ, ओल्ड लखनऊ बोला जाता है इसको। ठीक है, अमीनाबाद जगह है लखनऊ के अंदर, ओल्ड लखनऊ, असली लखनऊ वही कहते हैं। तो उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। अगर आप आगरा गए होंगे तो आपको पता होगा कि ताजमहल के जस्ट पीछे जमुना बहती है। तो वही कह रहा है कि मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। फिर सुनिएगा कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, है ना। और शायरी शायरी कहने लग गया हूँ, यही तो चाहती थी तुम। शायरी कहने लग गया हूँ, अब जरा सा मुस्कुरा तो दो। शायरी कहने लग गया हूँ, अब जरा सा मुस्कुरा तो दो। यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं, कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कल सुबह हम लोग डीसीए की क्लास, जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, वो कल सुबह हमारी 11 बजे के आसपास होगी। तो यूट्यूब पे आप जाके टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, वो अराउंड 11 AM के आसपास, 11-12 के आसपास होगी। कल सुबह 8 बजे नहीं होगी, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू नोएडा, बैक टू नोएडा फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।